चीजें आपको मैंने बता दी थी कि वेग और त्वरण के मध्य कोण क्या होना चाहिए। इसके पश्चात जो है वो मैंने गति के बारे में बताया था, गति को परिभाषित किया था, स्थिति के बारे में बताया था, समय के बारे में बताया था, प्रेक्षक के बारे में बताया था मैंने। फिर स्थिति के बाद को हम कैसे किसी वस्तु की स्थिति को कैसे बताते हैं वो सारी बातें बता चुका था मैं। और इसके पश्चात अपन ने कवर कर लिया था स्थिर सदिश के साथ, फिर समय को कवर किया था। फिर अपन ने इसी में एक्स टी ग्राफ के बारे में बोला था कि एक्स और टी का यदि ग्राफ दिया है तो उसे हमेशा स्थित समय ग्राफ समझना है, विस्थापन समय ग्राफ नहीं समझना है। उसमें एक प्रश्न अपन ने हल करने की कोशिश की थी। एक्चुअल में बहुत सारे सवाल थे और इससे बहुत सारी बातें अपन ने सॉल्व भी कर ली थी और समझ भी गए थे, और इसका यूज कैसे करना है वो भी अपने को समझ में आ गया था। अब इससे आगे अपने को आगे बढ़ना है, तो करना क्या है, अब कहां पर अपने को इससे आगे पढ़ना चाहिए, क्या बातें इसके बाद आती हैं कि हम स्थित समय ग्राफ ये सारी बातें कर चुके हैं। अब हमें जिन बातों का ख्याल रखना है वो कुछ इस प्रकार की हैं। एक्सटी ग्राफ बोले का मतलब, एक्सटी ग्राफ यदि बोला गया है प्रश्न में, इसका मतलब उसे समझना है कौन सा विस्थापन समय ग्राफ के बारे में बात की है। समय के बारे में बताया था मैंने कि समय जो है धनात्मक ही रहेगा, हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, और कभी भी ना तो घटेगा और ना नियत रह सकता है। स्थिति के बारे में बताया था, स्थिति का मतलब है बेसिकली निर्देशांक, और निर्देशांक को मतलब स्थिति को बताने के दो तरीके थे, एक निर्देशांक तरीका था और दूसरा स्थित सदिश था। इसके साथ हमें कुछ और बातें सीखनी है। इसके आगे क्या सीखनी है वो देख लेते हैं। अब हमें किसके बारे में बात करना चाहिए कि यदि सवाल में मान लो कि एक सवाल और करें अपन इसी में, सवाल क्या है, जैसे किसी वस्तु की स्थिति, और स्थिति को उन्होंने बोला है एक्स से परिभाषित किया है। किसी वस्तु की स्थिति समय टी के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। और वो देके क्या रखा है आपको, ये चीज ऐसी इस प्रकार से देख रखी है, x बराबर दिया है आपको टी स्क्वायर माइनस टी की घात 3, जहां पर x को बोला है कि वो उन्होंने इसको नापा है मीटर में, और t जो है वो किसमें है, जो समय है वो किसमें है, सेकंड में। ऐसा। अब आपसे पूछा है कुछ सवाल ज्ञात करें। बहुत आसान आसान सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल यदि आपसे पूछे इसमें कि t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु की स्थिति क्या है, इसी प्रकार से बोला है t बराबर 4 सेकंड पर वस्तु की स्थिति क्या है, ये दो सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, किसी वस्तु की स्थिति की बात के बारे में बात किया है, इस सवाल में पूछा है, और उन्होंने बताया भी है बहुत आराम से, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये बता भी दिया है कि x जो है स्थिति को प्रदर्शित करता है और t जो है वो समय को प्रदर्शित करता है। x को उन्होंने मीटर में रखा है और t को उन्होंने सेकंड में रखा है। x जो है वो t के साथ इस प्रकार परिवर्तित होता है, ये सवाल में आपको दे के रखा है। और अब आपसे पूछा है t बराबर 1 सेकंड पर वस्तु की स्थिति। स्थिति का मतलब बेसिकली क्या निकालना है अपने को, x का मान निकालना है, और समय कितना दे के रखा है, t बराबर कितना दिया है, 1 सेकंड। तो क्या करना है, देखो समय यहां परिवर्तित यदि हो रहा है, इसका मतलब x भी परिवर्तित हो रहा होगा, और यानी x जो है किस पर निर्भर कर रहा है, t पर, यानी निर्देशांक x जो है वो समय पर निर्भर कर रहा है। t बराबर कितना दे के रखा है, 1 सेकंड, तो x का मान पूछा है, बड़े आराम से मैं मान डालूंगा, और कितना आएगा ये 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि वस्तु जो है 1 सेकंड पर कहां है, x बराबर 0 पर, ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा है, t बराबर 4 सेकंड पर, यानी t का मान कितना डाल देना है इसमें 4, यानी x बराबर क्या बन जाएगा, 4 का वर्ग माइनस 4 का घन, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब 64, 4 चौके 16 चौके 64। यहां से देखेंगे तो इसमें से 64 में से यदि मैं 16 हटा दूं
तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये 14 तो यहीं पे अवेलेबल है, तो कितना हो जाएगा 50, और उसमें से 2 और, यानी कितना आ जाएगा 48, और बड़ा कौन है 64, और चिन्ह क्या है माइनस। तो यहां से आराम से आप निकाल सकते हो। तो ये अपने को इस प्रकार से ये सवाल दे देगा। लेकिन यहां पर जब उत्तर लिखा है तो x बराबर क्या लिखा अपन ने -48 लिखा है, इसको अपने को इकाई के साथ बताना चाहिए, यानी ये कितना लिखा है x बराबर -48 मीटर, यानी उसका निर्देशांक जो है वो कैसा है ऋणात्मक दे के रखा है। ये इस सवाल के हिसाब से, ये बहुत आसान सवाल है बस, लेकिन अपने को एक बार कर लेना चाहिए जिससे कि अपन देख के घबराए नहीं। ये कुछ भी दिया जा सकता है, x समय के साथ किस प्रकार परिभाषित करेंगे ये प्रश्न बनाने वाले पर निर्भर करेगा। तो इसके आगे अब हमें नया सब टॉपिक जो है इसी के साथ क्या पढ़ना चाहिए वो देख लेते हैं। अपने को अब इसके साथ ये पढ़ना चाहिए एक छोटा सा पार्ट और, कि यदि मुझसे पूछा जाए पथ का क्या बोला है समीकरण, पथ का समीकरण क्या होगा, तो पथ का समीकरण का मतलब क्या है वो अपने को पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। यानी हम बात कर रहे हैं पथ के समीकरण की। यदि मैं बात करूं तो यानी कि ये पथ का समीकरण का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे से बोला जाए कि मैं सरल रेखा में चल रहा हूं, किसमें चल रहा हूं सरल रेखा में यदि मैं चल रहा हूं तो मैं पथ का समीकरण क्या लिखूंगा, मतलब x और y में संबंध क्या लिखूंगा, x और y में संबंध की बात कर रहा है। यानी कभी भी फिजिक्स में यदि आपसे पूछ लिए कि पथ का समीकरण क्या है तो अपने को क्या करना है x और y में संबंध निकालना है। क्योंकि हम सरल रेखी गति की बात कर रहे हैं और सरल रेखी पथ की बात कर रहे हैं, यानी हम सिर्फ अभी सरल रेखी पथ को निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकालते हैं, तो आप ये समझिएगा कि x का किससे संबंध पूछेगा, वो y से संबंध पूछेगा। तो सवालों के माध्यम से इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा इस प्रकार इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, x समय के साथ परिवर्ती हो सकता है, x क्या है निर्देशांक, और y भी क्या है निर्देशांक। अब आपसे मान लो सपोज दैट ऐसा सिचुएशन हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए कि एक वस्तु के x और y निर्देशांक दे के रखे हुए हैं जो कि समय के साथ परिवर्ती है। किसके साथ, समय के साथ। अब समय के साथ परिवर्ती है तो उन्होंने बोला कि ये भाई किस पथ में चल रहा है ये आपसे पूछा जाएगा। तो हम कैसे बता सकते हैं किस पथ में चल रहा है, या तो वो फोटो बना के दे, फोटो बना के तो देगा नहीं, वो ऐसे देगा कि x जो है वो समय के साथ परिवर्ती है, y भी समय के साथ परिवर्ती है। अब बताइए इसके पथ का समीकरण क्या है, या पथ बताइए। पथ बताने का मतलब है बेसिकली हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिस अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा क्या है सरल रेखी गति वाला चैप्टर है। अब सरल रेखी गति वाला चैप्टर है तो पथ भी हम क्या लेके चलेंगे भैया, पथ क्या है उसका सरल रेखी। तो सरल रेखा की पहचान क्या है, जो कि 10वीं कक्षा में मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए। मैं याद दिला देता हूं क्या पता होना चाहिए कि यदि मान लो ऐसा कुछ हो x प्लस वाई बराबर क्या लिखा है 5, x धन y बराबर 5, तो ऐसे समझे आप x की घात यहां पर कितना है 1, y की घात कितना है 1। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है किसको, सरल रेखा को, और यही इसका क्या है पथ है। तो पथ का समीकरण बोलने का मतलब है निकालना क्या है अपने को x और y में संबंध। यही संबंध क्या कहलाएगा सरल रेखीय पथ का संबंध, यानी ये सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। तो फिजिक्स में सवाल कैसे बनेंगे, वो इस प्रकार से बनेंगे जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, कि यदि किसी वस्तु के निर्देशांक, किसी वस्तु के निर्देशांक x बराबर 2t और y बराबर 4t हैं, जहां t समय, t जो है वो क्या वो है समय है, तो वस्तु का पथ क्या होगा। मान लो कि आपको ऑप्शन भी दे दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया है मान लीजिए क्या सरल रेखा, दूसरा मान लो आपको दे दिया है जो पथ है वो कैसा है वृत्तीय,
तीसरा दे दिया उन्होंने मान लो कैसा, परवलयाकार, और चौथा मान लो आपको दे दिया है दीर्घवृत्त, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब सवाल इस प्रकार का दिया हुआ है कि किसी वस्तु के निर्देशांक दिए हैं एक्स और वाई, यानी एक्स वाई तल की बात कर रहा है। आपको पहली बात तो ये समझना चाहिए, प्रश्न को पढ़ना आना चाहिए कि आपको प्रश्न कैसे पढ़ना है। ये ध्यान रखें आप कि भाई साहब उन्होंने बोला किसी वस्तु के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या दे के रखा है, एक्स बराबर कितना है 2t और वाई बराबर क्या है 4t। तो एक बात समझना चाहिए, एक्स और वाई दे के रखा है तो पहले ही दिमाग में आना चाहिए कि जो तल है वो कौन सा तल है, एक्स वाई तल। ये कैसे पता चला, एक्स और वाई दिया है इसलिए अपन ने बोल दिया एक्स वाई तल है। अब इसके बाद बोला है जहां टी क्या है, समय, चलो अच्छी बात है। तो वस्तु का पथ पूछा है, पथ हम कैसे पता करेंगे, एक्स और वाई के संबंधों को देख के। तो अब संबंध कैसे निकालेंगे, तो उसका बेहतर तरीका क्या है कि आपको जो सीखना चाहिए कि एक्स और वाई में कॉमन क्या है। ये देखें अपन, एक्स का मान कितना दिया है 2t और वाई बराबर 4t, यानी एक्स बराबर मैंने लिख दिया 2t, वाई बराबर दिया है 4t। इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। क्या उभयनिष्ठ है, एक्स में देखें तो टी आ रहा है, वाई में भी क्या आ रहा है टी, यानी टी को मुझे क्या करना है, हटाना है यानी विलोपित करना है। क्या करना है, एलिमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करना, विलोपित करना बोलते हैं, यानी टी को हटाना है। टी को हटाएंगे कैसे, यहां से टी का मान देखिए जरा कितना आएगा, इस एक्स से देखेंगे तो टी बराबर क्या आएगा, एक्स बटा 2। अब यहां से यदि देखें तो मेरे पास क्या देख रखा है, वाई बराबर कितना है भाई साहब 4t, तो मैं वाई बराबर लिखूंगा और टी का मान ये जो निकाला है इसमें डाल देंगे अपन, तो 4 गुणा क्या आएगा, एक्स बटा 2, यानी वाई बराबर क्या बन जाएगा भाई साहब 2x। अब ये मिल गया वाई और एक्स में संबंध। देखो जरा आप, यहां से क्या चीज गायब हो चुकी है जो दोनों के बीच में थी, कॉमन क्या चीज थी अपने पास, टी कॉमन चीज थी और टी गायब हो गया है। अब मेरे पास सिर्फ वाई का एक्स से संबंध बचा, यही पथ का समीकरण है। अब ये पता करना कि भाई ये सरल रेखा है, वृत्तीय है, दीर्घवृत्त है, तो मैंने अभी तरीका क्या बताया था, एक्स की घात क्या हो 1 और वाई की घात क्या हो 1, तो वो क्या हो जाएगा सरल रेखा। यहां पर देखिए जरा घात कितनी है 1 और वाई की घात भी कितनी है 1, यानी पथ जो है वो कैसा है भाई साहब, सरल रेखीय पथ हो जाना चाहिए। यानी इस सवाल का यदि उत्तर देखा जाए तो हल करने के पश्चात मुझे मिला कि ये जो वस्तु है वो किसमें चल रही है, सरल रेखा में। तो ये अपने को बात पता होनी चाहिए। और तरीका क्या है उसका, सीखने का तरीका यही था कि जब निर्देशांक आपको देख रखे हो किसी वस्तु के और उसके पथ के बारे में बताया जाए किस पथ में चल रही है, इसका तात्पर्य है कि x और y में ऐसी कौन सी कॉमन सी चीज है, उभयनिष्ठ जो चीज है उसको एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट कर दें मतलब विलोपित कर दें, यानी गायब कर दें, यानी एक से मान निकाल के दूसरे में डाल दें जिससे x और y के मध्य क्या आ जाए, संबंध। यदि x और y के मध्य संबंध आ चुका है वही होगा पथ का समीकरण। मैं फिर से कह रहा हूं, गति अलग चीज है और पथ अलग चीज है। ये मैं चैप्टर के दौरान जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए अब इसके पश्चात हमें स्टार्ट करना चाहिए इसी चैप्टर का जो सबसे मेन पार्ट है, जिसको बोलते हैं अपन क्या, जिसका आप इंतजार भी कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं विस्थापन। तो विस्थापन की बात यदि मैं करूं तो विस्थापन क्या है वो अपने को समझना होगा। किसी वस्तु, पहली बात तो ये कैसी राशि है ये अपने को पहले पता चल जाना चाहिए। ये कैसी राशि है भाई साहब, ये आपको पता होना चाहिए सभी बच्चों को। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये आप ध्यान रखें हमेशा। इसके पश्चात इसकी इकाई जो है वो क्या है, मीटर। इसकी जो इकाई है वो क्या है, मीटर, एम भी लिख देते हैं। ये ध्यान रखिए, एसआई यूनिट यानी एसआई इकाई जो है वो क्या है अपने पास, मीटर। ये ध्यान रखेंगे। क्या क्या चीजें हो सकती हैं ये पहले से इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई साहब, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, और क्या हो सकता है, शून्य। अब दिमाग में आएगा सर इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपन एक बात समझे कि मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है वो यहां पर है, यानी ये प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु है। और ये मान लीजिए सपोज दैट यहां से घूमते 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 वस्तु यहां पर पहुंच गई। ऐसे गई वस्तु,
ये जो मैंने चित्र बना के रखा है इस प्रकार से गई और अंतिम बिंदु ये है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो विस्थापन को यदि मैं चित्र से प्रदर्शित करूं तो विस्थापन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, और दिशा मैंने क्या बनाई है? प्रारंभ से अंतिम। तो यदि मैं बात करूं, ये जो अपन ने इस कलर से लिखा है या बनाया है, इसी को बोला जाता है इस वस्तु का क्या? विस्थापन। क्या बोलते हैं इसका? विस्थापन। अब चूंकि ये सदिश राशि है तो इसको अपन कैसे समझेंगे? तो ये ध्यान रखें कि पहली बात तो इसमें क्या है? दिशा है। तो विस्थापन की दिशा किधर 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 से किधर होती है, पहले वो पता होना चाहिए, बिना उसके तो कोई काम कर नहीं सकते अपन। तो विस्थापन की जो दिशा है वो अपने को पता हो, कहां से कहां होती है भैया? ये देखें, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि यदि कोई हमसे पूछे कि विस्थापन तो सदिश राशि है, विस्थापन यदि सदिश राशि है तो अपने को यह भी पता होना चाहिए उसकी पहले क्या बताओ भैया? दिशा बताओ। कई लोग रट्टा मार लेते हैं और ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि सर विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी होता है। पहली बात तो ये डेफिनेशन ही गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? वो इस प्रकार से गलत हो गई कि आपने बोला कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दो अलग अलग प्रकार की राशियों की तुलना तो आपस में की ही नहीं जा सकती, इसलिए मैंने गलत बोला। यह आपको भी ध्यान रखना है। कई लोग विस्थापन को दूरी से तुलना कर लेते हैं, इसका ध्यान रखिएगा बेटा कि पहले विस्थापन को यदि पढ़ना है, समझना है, और पढ़ने का मतलब यह है कि हमें अप्लाई करना आना चाहिए, उसके अनुप्रयोग आना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे हम सवाल में बढ़िया अप्लाई कर सकें। तो विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। उसमें दो चीजें हैं, दिशा और परिमाण। तो पहले मैंने क्या बताया आपको? दिशा। दिशा कहां से कहां होती है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। मतलब यह है प्रारंभिक बिंदु और यह मान लीजिए अंतिम बिंदु, यह है उसकी दिशा। अब दूसरी बात क्या है? अब विस्थापन में क्या होना चाहिए भाई साहब? परिमाण होना चाहिए। तो परिमाण कैसे परिभाषित करेंगे? तो परिमाण में जो बात आप जानते हो मैं उसी की बात कर रहा हूं। परिमाण में आप क्या बात जानते थे जो आप बोल रहे थे कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, अर्थात वो बनेगा तो क्या? सरल रेखा ही बनेगा। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सरल रेखा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया है क्या? न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी का तात्पर्य यह होता है बेसिकली कि आप प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को किससे जोड़ दो? एक सरल रेखा खंड से। किससे? सरल रेखा खंड से। यह सरल रेखा खंड नहीं है, इसमें मैंने एरो लगा के रखा है, मतलब तीर का निशान बनाया, इसमें दिशा बताई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मैं प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक इस पथ के अनुदिश आता हूं तो इस पथ से विस्थापन का कोई लेना देना नहीं है। विस्थापन सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। फिर से बोल रहा हूं, विस्थापन सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें बोली मैंने कि पहले तो दिशा कहां से कहां होती है? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर। और दूसरा उसका परिमाण, यानी विस्थापन का जो परिमाण है वो कहां से कहां कैसे निकाल सकते हैं अपन? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखा खंड है उसकी जो लंबाई है वही विस्थापन का क्या कहलाएगा? परिमाण। और अच्छा दिमाग में आएगा, सर आपने तो अभी मना किया था न्यूनतम दूरी। मैंने यहां पर क्या लिखा है? परिमाण लिखा है, मतलब मैं दिशा की बात अब नहीं कर रहा हूं। तो विस्थापन के परिमाण की तुलना दूरी से तो की जा सकती है, मगर केवल विस्थापन बोला जाए तो आपको भी पता है विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, उसकी तुलना दूरी से नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है परिमाण विस्थापन का निकालना है तो कहां से कहां निकालेंगे अपन?
कहां से कहां निकालेंगे? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी यानी सरल रेखाखंड यानी इसकी लंबाई की बात करें, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये पूरी लंबाई जो है वो विस्थापन का क्या दे देगा? परिमाण दे देगा। और दिशा कहां से कहां होगी? प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर। तो एक बात और समझ में आनी चाहिए यहां पर कि भाई साहब इसका यदि मैं प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश लिखूं ऐसा आर प्रारंभिक और यहां पर मैंने लिख दिया है आर अंतिम सदिश, ये मैंने क्या लिखे हैं? स्थिति सदिश। तो यदि मेरे से पूछा जाए कि ये इधर से इधर विस्थापन बताना है परिमाण और दिशा दोनों में, तो मैं कैसे बताऊंगा? ये हो गया हेड और ये क्या हो गया? टेल, मतलब ये सिर और पूंछ है। तो यानी कि यदि मैं इसकी बात करूं तो यही मेरा विस्थापन है और विस्थापन को यदि मैं एस सदिश लिख लूं तो एस सदिश को मैं बोलूंगा आर फाइनल यानी आर अंतिम माइनस आर प्रारंभिक, यही कहलाएगा मेरा क्या? विस्थापन। तो दिमाग में आएगा कि मैं विस्थापन निकालने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? तो पहला तरीका तो यह है कि आप अलग से क्या निकाल लीजिए? दिशा। दिशा कहां से कहां बोलेंगे आप? प्रारंभिक से कहां तक? अंतिम तक। फिर क्या बोलेंगे आप भाई साहब? क्या निकाल लीजिए? परिमाण निकालिए। तो परिमाण कैसे निकालेंगे आप? सरल रेखा खंड की क्या लंबाई निकाल लीजिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो विस्थापन को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। कौन सा अंतिम सदिश? अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक अंतिम सदिश। इसका ध्यान रखिए, जहां पर एस सदिश क्या है भाई साहब? विस्थापन है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देने वाली योग्य बात क्या है? एस मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर की आदत पड़ी हुई है और वो जहां पर एस को क्या बोलते थे? विस्थापन। लेकिन कायदे से देखें तो अंतिम माइनस प्रारंभिक मैंने शायद कल बताया था डेल्टा के टाइम में, जब मैंने डेल्टा टी लिखा था तो टी फाइनल, टी अंतिम माइनस टी प्रारंभिक लिखा था। अर्थात ये मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, विस्थापन को डेल्टा आर सदिश बराबर आर अंतिम माइनस आर प्रारंभिक, इसमें दिशा भी आ गया और साथ में क्या आ गया? परिमाण भी आ गया। अब कुछ सवाल इसके मुझे करने हैं, उससे पहले मैं कुछ एक बातें वापस से आपको रिवाइज करा देता हूं। विस्थापन जो है वो कैसी राशि है? सदिश है। इकाई क्या है? मीटर है। क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और क्या हो सकता है? शून्य। तो अपने को सवाल कैसे कैसे इसमें मिलेंगे वो अपन करके देखते हैं। मान लीजिए बहुत सिंपल सिंपल सवालों से शुरू करेंगे और हर वैरायटी, जितनी वैरायटी के सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल हमें करने आने चाहिए। चलिए, तो मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि वस्तु दिए गए पथ के अनुदिश ए से बी तक जाती है तो वस्तु का विस्थापन ज्ञात करें। ऐसा सवाल दिया है और पथ आपको ऐसा बना के दिया है इस प्रकार से। ये प्रारंभिक बिंदु बोला है और ये आपको देके क्या रखा है ये भी देखिएगा। इस पॉइंट का नाम जो है, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम क्या दिया है? बी। और यहां पर उन्होंने बोला है पथ को इस प्रकार से और साथ में यहां पर लिख दिया है आर और इस बिंदु का नाम लिख दिया उन्होंने सी। ये बोला है जो पथ है वो कैसा देके रखा है? अर्ध वृत्त दिया है। क्या दिया है? अर्धवृत्त, जिसकी आर जो है वो क्या है? त्रिज्या है। अब इस सवाल से मेरे से पूछा गया, इस सवाल में पूछा क्या गया? इस सवाल पढ़ते हैं। यदि वस्तु दिए गए पथ के अनुदिश ए से बी तक जाती है, ऐसे जाती है, तो वस्तु का क्या निकालना है? विस्थापन। और हमें पता है कि विस्थापन जो है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। उसकी दिशा कहां से कहां होती है? प्रारंभ से अंतिम की ओर। और जो परिमाण है वो कहां से कहां होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई।
तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये मेरा कौन सा है, इसको हल करने यदि मैं जाऊं तो हल कैसे करेंगे, इसको हल कर लेते हैं कि मान लो आपको इस प्रकार से ये बना के जो दिया गया है, ये है केंद्र, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है क्या बी, ऐसे गया था, ये मेरा कौन सा बिंदु है, प्रारंभिक, और ये क्या है मेरा अंतिम। तो मैंने क्या बोला था आपको कि विस्थापन कहां से कहां होता है, विस्थापन जो है वो होता है प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की ओर। तो ये हो गया मेरा क्या, विस्थापन। सही बात है। अब मैं इसको आंसर में कैसे लिखूं, इसका उत्तर कैसे बताऊं, ये मेरे को पता चल गया कि कहां से कहां है, प्रारंभिक से अंतिम की ओर, लेकिन मुझे पता है कि भैया त्रिज्या तो दे के रखी है। अच्छा, ये केंद्र है और यहां से दूरी कितनी है आर, और ये भी दूरी कितनी है आर। तो मैं विस्थापन को लिखने जाऊंगा, विस्थापन, जबकि मुझे पता है कैसी राशि है, सदिश राशि, तो मुझे परिमाण और साथ में क्या चाहिए, दिशा। तो परिमाण की बात करूंगा तो क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई भाई साहब, 2r। अच्छा, दिशा कहां से कहां है, प्रारंभ से अंतिम की ओर, और मुझे यह पता है कि ये ऊपर की तरफ क्या होता है, जे कैप, और इधर की तरफ क्या होता है, आई कैप। तो मैं दिशा क्या लिख दूंगा इसकी, आई कैप। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं दिशा जो है वो ए से बी की ओर है, और परिमाण कितना है उसका, 2r। तो मैं अलग से भी लिखना चाहूं इसको ऐसे कि भाई साहब मेरे को बता दो, इसका क्या बता दो, विस्थापन का क्या बता दो, परिमाण बता दो, तो परिमाण में क्या लिख दूंगा भाई साहब, 2r। और मेरे से अलग से पूछे कि दिशा किधर है, तो दिशा में ऐसे बता सकता हूं कि आई कैप है, या तो ऐसा बोल दो या सीधे सीधे बोल दो ए से लेके बी की ओर। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं कि और कैसे सवाल बन सकते हैं, वो सारे सवाल करेंगे अपन, सारी वैरायटी करेंगे कि विस्थापन के सवाल हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं, तो वो अपन सवाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि कोई वस्तु ए 2,3 2,3 से बी 4,6 तक चलती है, तो विस्थापन क्या होगा, ऐसा सवाल हमसे पूछा है। वस्तु, अच्छा सवाल एक बार पढ़े अपन, कोई वस्तु ए, ये बिंदु दिया होगा, से बी बिंदु दिया है, तक चलती है, तो विस्थापन क्या होगा। इसका मतलब यह समझ जाना चाहिए कि मुझे क्या दिया है, निर्देशांक यदि दे के रखा है, तो पहला बिंदु क्या दिया है ए, उसका निर्देशांक क्या है भाई साहब 2,3, ये है मेरा प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु क्या है भाई साहब 4,6, ये बी बिंदु है। अब तो मेरे को पता चल गया कि विस्थापन यदि मैं निकालूंगा तो कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु। अब मैं चाहूं तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कि भाई विस्थापन सदिश को डेल्टा आर सदिश लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, अंतिम माइनस क्या लिखेंगे अपन, प्रारंभिक। अब अंतिम सदिश तो ये है और प्रारंभिक सदिश ये है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई आर अंतिम लिखूंगा तो मैंने आपको इसे सदिश लिखना सिखाया था, क्या लिखा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहां पर लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 आई कैप प्लस क्या लिखेंगे अपन, 6 जे कैप। और यदि मैं प्रारंभ में लिखना चाहूं आर प्रारंभिक को, तो मैं लिख सकता हूं 2 आई कैप धन 3 जे कैप। अब यहाँ पे यदि मान डाल दें अपन यहाँ पे, तो क्या आएगा, 4 आई प्लस क्या लिख दिया अपन ने, 6 जे, माइनस लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 आई प्लस क्या लिख दूंगा मैं, 3 जे। यदि मैं देखूंगा तो 4, अच्छा एक बात ध्यान रखना है, आई को आई से माइनस करना है और जे को जे से। तो 4 माइनस 2 यदि मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 2i, 6 माइनस 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3j। ये मेरा आंसर हो गया। जरा देखो आप इसको यहां पर लिख देंगे क्या, मीटर। तो मेरा पूरा आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है, दिशा भी आ गई और क्या आ गया, परिमाण। अब मेरे से इसी में यदि बोलता कि मुझे इसका अलग से क्या बता दो, परिमाण बता दो, तो मैं परिमाण अलग से निकाल लेता। तो कैसे निकालेंगे वो परिमाण, वो देखते हैं अपन कि वस्तु का जो विस्थापन तो हुआ, लेकिन विस्थापन का मुझे क्या चाहिए भाई साहब, परिमाण। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, विस्थापन लिखा ऐसे, और विस्थापन का मुझे क्या चाहिए था, परिमाण, मतलब मुझे उसका क्या चाहिए, मॉड, यानी कि मापांक चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, रूट के अंदर, ये मेरा विस्थापन था, तो आई का गुणांक कितना दिया है, 2, यानी क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, धन क्या लिखूंगा, जे का गुणांक कितना है 3, तो यानी कितना हो जाएगा 3 का वर्ग, यानी ये कितना हो जाएगा भाई साहब 4 प्लस क्या लिख दूंगा मैं 9, ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 13 क्या मीटर। ये हो गया मेरा विस्थापन यानी डेल्टा आर सदिश का परिमाण।
अब इसी में पूछा मेरे से कि आप इसकी दिशा भी बताओ। क्या बताओ अलग से? दिशा। ये मैं सवालों के टाइप की बात कर रहा हूं कि अलग से दिशा कैसे बताई जा सकती है और कैसे सवाल पूछते हैं वो। तो दिशा यदि बतानी है तो पहला काम क्या है, डेल्टा आर सदिश क्या है भाई साहब, आपके पास कितना आया है 2i प्लस कितना आया था भाई साहब 3j। तो 2i प्लस क्या लिख दिया मैंने यहां पर 3j, ये तो पहले से मुझे पता चल चुका है। तो मुझे इसकी दिशा निकालनी। अच्छा ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको ऐसे लिख लेता हूं। इसकी मुझे क्या बतानी है? दिशा। अच्छा एक बात आप बताओ मुझे, कोई भी सदिश राशि है तो उसकी मुझे दिशा कैसे बतानी है? यानी उसका इकाई सदिश बताना है। क्या बताना है? उसका इकाई सदिश। यानी कोई सदिश राशि की दिशा को बताने का तरीका क्या है? उसको किसमें कन्वर्ट कर देना, किसमें परिवर्तित कर देना? इकाई सदिश में। तो इसका तात्पर्य हुआ कि एस सदिश को मैं लिख सकता हूं दिशा के लिए, यदि मैं दिशा की बात करूं, सॉरी दिशा की यदि मैं बात करूं तो एस कैप लिखूंगा। यानी ये मैं क्या लिखूंगा? इकाई सदिश। तो क्या लिखूंगा? एस सदिश बटा एस सदिश का क्या लिखना है मुझे? परिमाण। और एस सदिश मेरा क्या था? विस्थापन, जिसका परिमाण अभी निकाला था आपने। ये परिमाण था कितना? 4 + 9 कितना हो गया था? 13। तो यानी परिमाण तो मुझे पता चल गया। क्या एस सदिश मुझे पता है? हाँ पता है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहां पर 2i प्लस क्या लिख दूंगा भाई साहब 3j, और अपॉन में क्या लिख दूंगा? एस सदिश का परिमाण कितना है? √13। ये मेरे को क्या पता चल गई? इसकी दिशा। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुझे यहां पर दोनों चीजें पता चल चुकी हैं, दोनों चीजें पता चल गई हैं। क्या क्या पता चल गया है? कि परिमाण जो है, परिमाण जो आया वो आया है कितना? √13 मीटर। और दिशा मुझे अलग से पता चल चुकी है, वो कितनी है? 2i प्लस 3j बटा कितना है? √13। यहां से भी कर सकता हूं, ये मेरा एक तरीका हुआ। तो अब दूसरा तरीका जो पहले अपन देख चुके हैं अलग से निकालने वाला, वो वाला भी देख चुके हैं। सीधे सीधे अपन आंसर लिख सकते हैं, कुछ करना नहीं है। एस सदिश भी लिख के छोड़ देते तो भी ये आंसर कितना है भाई साहब? कैसा है? सही है। बस इतना ध्यान रखना, लास्ट में हमें क्या लिखना है? मीटर तो लिखना आना चाहिए। ये भी आंसर सही है और ये तरीका भी सही है। अपने को दोनों चीजें पता होना चाहिए। अच्छा ये जो मैंने सवाल किया था इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे 2 निर्देशांक का इस्तेमाल किया, यहां 2 निर्देशांक का इस्तेमाल किया है। यानी ये 2D की बात हो रही है, द्विविम की बात हो रही है। त्रिविम होता तो भी यही करते अपन। तो अब इसके पश्चात कुछ और सवाल करते हैं। कुछ सवाल इस प्रकार के, जैसे मान लो ये विस्थापन के ही सवाल कर रहे हैं, अभी सिर्फ किसके कर रहे हैं अपन? विस्थापन के। कि विस्थापन के सवाल बन कैसे कैसे सकते हैं। उन विस्थापन के सवालों में मान लीजिए आपसे बोला यदि वस्तु की स्थिति x समय t के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। ये आपको सवाल में दे के रखा है, परिवर्तित होती है। कैसे? x बराबर, अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था, मैं उसी सवाल को वापस ले रहा हूं। t² - t³ दिया हुआ है, जहां पर ये दिया हुआ है आपको x जो है वो किसमें है भाई साहब? मीटर में है। और जो t है वो किसमें में उन्होंने नाप के रखा है? सेकंड में रखा है। इन दोनों की बात कर रहा है और बोला है कि वस्तु का क्या निकालना है अपने को? विस्थापन t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड में ज्ञात करें। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, लेकिन पहले अपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। क्या बोला है? यदि वस्तु की स्थिति यानी निर्देशांक दिया होगा, और निर्देशांक में उन्होंने पहले ही बोल दिया है क्या है? एक्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कोई दूसरा निर्देशांक नहीं है। मतलब ये जो वस्तु है गति कर रही होगी किसमें? एक्स अक्ष में। किसमें गति कर रही होगी? एक्स अक्ष में। समय टी के साथ, यानी एक्स और टी की बात कर रहा है, मतलब स्थित समय ग्राफ की बात कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि निम्न प्रकार से टी के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। एक्स बराबर दिया है t² - t³, और एक्स को किसमें लिया है? मीटर यानी टी, और टी किसमें लिया है? सेकंड में, यानी एसआई इकाई की बात कर रहा है।
अब मुद्दे की बात यह है, पूछा क्या है, वस्तु का विस्थापन निकालना है t बराबर 2 सेकंड से लेकर t बराबर 3 सेकंड। अब वापस देखते हैं, x जो है वो क्या था, निर्देशांक। यहां पर सिर्फ x की बात कर रहा है, इसका मतलब x अक्ष में सारी बातें हो रही होंगी, y की बात नहीं कर रहा है। यानी x जो है परिवर्तित हो रहा है, सिर्फ x की बात की है, इसका मतलब सिर्फ x अक्ष में गति हो रही होगी। अच्छा, यदि समय परिवर्तित होगा तो x परिवर्तित होगा। x क्या था, निर्देशांक। अब एक बात बताओ, x यदि निर्देशांक है और समय परिवर्तित होगा तो यानी x परिवर्तित होगा। इसका मतलब है, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक बात समझिएगा, x जो है वो यदि समय के साथ परिवर्तित हुआ तो विस्थापन तो निकाला जा सकता है। विस्थापन निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है कि हमें x प्रारंभिक निकालना पड़ेगा और x क्या निकालना पड़ेगा, मुझे अंतिम। ये हमेशा पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार कि आपको बोला है प्रारंभिक समय, यानी प्रारंभिक समय कितना दे के रखा है भाई साहब, 2 सेकंड, और अंतिम समय दे के रखा है आपको कितना दे के रखा है, 3 सेकंड। ये इसको अपन यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे वो समझिए। अपन ने जो पढ़ा था वो क्या था भाई साहब, वो पढ़ा ऐसा था कि डेल्टा आर सदिश बराबर लिखा था आर अंतिम माइनस आर प्रारंभिक। अब यहां पर मैंने ऐसा लिखा था, सोच के देखें जरा कि यदि मैं द्विविम की बात करूं, डेल्टा आर सदिश को, आर फाइनल को मैं लिख लेता हूं एक्स अंतिम, क्या लिखा मैंने, एक्स अंतिम माइनस क्या लिखूंगा, एक्स प्रारंभिक। अच्छा, एक्स की बात करेंगे तो आई कैप लगा देना, इधर क्या लिखेंगे, वाई अंतिम माइनस वाई प्रारंभिक, इधर क्या लिख दूंगा मैं, जे कैप। अच्छा, अब मुद्दे की बात यह है कि यदि मुझे सिर्फ एक्स की ही बात करेगा तो मैं इसको यदि थोड़ा सा एक्सपांड कर दूं, इसका मतलब है डेल्टा आर सदिश को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स आई धन क्या लिख दूंगा, डेल्टा वाई जे। अच्छा, इसको यदि मैं देखूंगा तो क्या लिखा है, एक्स अंतिम माइनस एक्स प्रारंभिक आई धन क्या लिखूंगा, वाई अंतिम माइनस वाई प्रारंभिक क्या लिख देंगे अपन, जे। अब तुलना करेंगे तो ये एक्स दिशा में विस्थापन है और ये वाई दिशा में विस्थापन है, का मतलब है डेल्टा एक्स का मान मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स अंतिम माइनस एक्स प्रारंभिक। डेल्टा वाई का मान मैं क्या लिख सकता हूं, वाई अंतिम माइनस वाई प्रारंभिक। ये लिख सकता हूं एस एक्स का मतलब है विस्थापन एक्स दिशा में, एस वाई का मतलब है विस्थापन वाई दिशा में। ये लिखा है एक्स दिशा में विस्थापन, ये अलग बात हो गई। इधर क्या लिखा है, वाई दिशा में विस्थापन। अब चूंकि जो सवाल मुझे दिया हुआ है, सवाल किस केस में दिया रखा है, केवल एक्स की बात कर रहा है और विस्थापन पूछा है, यानी ये तय बात है मुझे एक्स दिशा वाला विस्थापन पूछने की बात करी है। यदि एक्स दिशा में विस्थापन पूछा है मतलब मैं डेल्टा एक्स की बात करूंगा, डेल्टा एक्स की बात करूंगा मतलब एक्स अंतिम माइनस मैं क्या लिखूंगा, एक्स प्रारंभिक। चलिए भैया इसको हल करने की कोशिश करें अपन। तो हल कैसे करेंगे वो देखिए कि x बराबर दिया क्या था आपको, टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब दिया है। टी प्रारंभिक में कितना देकर रखा है, 2 सेकंड, ये प्रारंभिक है, और टी अंतिम जो है वो कितना है, 3 सेकंड। मुझे x प्रारंभिक चाहिए, x प्रारंभिक के लिए समय कितना देकर रखा है, 2 सेकंड। मैं 2 सेकंड यहां डालूंगा तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 8, 4 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, -4। यदि x अंतिम की बात करेंगे, समय कितना दिया है अंतिम में, 3, 3 डालूंगा मैं यहां पर तो x अंतिम आएगा, तो 3 का वर्ग माइनस 3 का घन, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, 3 का क्यूब यदि यानी घन की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 27। 9 माइनस कितना हो गया, 27। 7 तो यहीं पे पड़ा हुआ है और मुझे 2 और चाहिए, मतलब 18 की बात कर रहा हूं और ये माइनस साइन आएगा, यानी -18 मीटर की बात कर रहे हैं। अब पूछा इसमें मान, मुझे किसमें मान डालना है, एस एक्स बराबर क्या लिखना है, एक्स अंतिम माइनस एक्स प्रारंभिक। एक्स अंतिम का मान कितना है बेटा, माइनस का 18, एक्स प्रारंभिक कितना है भाई साहब, माइनस का 4। यहां पर कितना आएगा, -18 धन कितना हो गया 4, का मतलब क्या हो गया, माइनस का 14 मीटर। ये हो गया मेरा एस एक्स। तो ये मान मैंने निकाल लिया। अब दिमाग में आएगा कि सर क्या मैंने आंसर यहीं छोड़ देना है, आंसर यदि मैंने यहां छोड़ देना है, क्या मतलब ये हुआ कि भाई साहब दीपक सर कि आप यदि आंसर यहां छोड़ रहे हैं का तात्पर्य हुआ कि मैं अलग से दिशा नहीं बताऊंगा। अब मैं उसका लॉजिक भी बताता हूं कि भाई साहब एक्स दिशा में यदि मैं बात कर रहा हूं तो कोई दूसरा निर्देशांक तो आएगा नहीं,
यदि एस एक्स बराबर -14 आया है, वो इटसेल्फ बता रहा है कि दिशा एक्स अक्ष में नेगेटिव एक्स अक्ष की ओर है, यानी ये धनात्मक है, तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक लिखने का मतलब ही है कि आपने अलग से दिशा बना दी है। अब अलग से सोचें कि विस्थापन मुझे अलग लिखना है, तो मैं शायद ऐसा लिखने की कोशिश करूं, तो आप इसको कैसे समझते हो, 14 और इधर क्या लिखा है, माइनस का आई कैप। तो अलग से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब एक ही निर्देशांक इस्तेमाल हो तो अलग से आई कैप और जे कैप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। प्लीज इसका भी ध्यान रखें। बहुत आसान सा सवाल था, आराम से किया जा सकता था और आसानी से सीख भी सकते हैं और सीख भी गए होंगे। और क्या सवाल विस्थापन के बन सकते हैं, चलिए उस पे आते हैं। मतलब विस्थापन के जितने ज्यादा सवाल हम कर सके, मतलब हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, कंसेप्ट एक ही है, अंतिम माइनस प्रारंभिक आपको क्या देगा, विस्थापन। अब समस्या क्या है, हम इतना विस्थापन के सवाल क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये वो लेक्चर्स हैं जो भारतवर्ष में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। प्लीज मैं सहज भाव से, सरल भाव से आपके सामने आया हूं, जैसे आप हैं उसी प्रकार से, मगर कंटेंट, वापस बोल रहा हूं, भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबको समझ में आने वाला, सबको आगे बढ़ाने वाला एक कंटेंट तो होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, बनेगा, मुझे पूरा यकीन है। आप पढ़ेंगे और आप सिलेक्ट भी होंगे और बहुत अच्छे सिलेक्ट होंगे बिना किसी टेंशन के। तो और सवाल करते हैं विस्थापन के, और सवाल कैसे होंगे सुनिएगा जरा। जब आप सोचिए जरा, आप s बराबर ut धन 1/2 at स्क्वायर इस्तेमाल करोगे, उसमें भी ऐसा आएगा। कई बार ऐसे सवाल नहीं आते कि मान लो सपोज कि आपको क्या दिया है, एक मीनार दी है, मीनार के एकदम उच्चतम शिखर से उन्होंने किसी गेंद को ऊपर फेंका। अब वो गेंद ऊपर जाके कहां गिर गई, एकदम ग्राउंड पे यानी धरातल पे। अब उस समय पे विस्थापन में कई लोग नहीं बोलते कि ऊपर ले लो पॉजिटिव, फिर नीचे ले लो निगेटिव। इन सब चीजों से आपको आजाद रहना है कि नीचे ऋणात्मक है, ऊपर धनात्मक है, ये सारी बातों से हमें आजाद रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे पास विधि क्या है। हमारे पास विधि क्या है भाई साहब, विधि सिर्फ इतना है कि हम अंतिम माइनस क्या करेंगे, प्रारंभिक। अंतिम माइनस क्या करेंगे, प्रारंभिक करेंगे। आंसर हम उसी से निकालेंगे, अभी तक जितने किए हैं वैसे भी हम उसी प्रकार से उसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहां पर और ज्यादा सवाल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे सवाल और बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे बोला जाए कि किसी वस्तु का स्थिति समय ग्राफ दिया है। क्या दिया है, स्थिति समय ग्राफ दिया हुआ है। अब स्थिति समय ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको पहले से क्वेश्चन में देके रखा है। ये है x और ये क्या देके रखा है आपको t, और ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का कोई ग्राफ देके रखा है। और इस ग्राफ में ये है t बराबर 0 और ये t बराबर देके रखा है 2 सेकंड, ये देके रखा है आपको 10 मीटर। अब बोला गया है, आपसे सवाल पूछा है, वस्तु का t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकंड में क्या ज्ञात करें, विस्थापन ज्ञात करें। ऐसा है आपके पास सवाल कि वस्तु का विस्थापन ज्ञात करना है, t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 सेकंड में कितना विस्थापित हुई। और आपको दिया क्या था, एक्स टी ग्राफ, किसी वस्तु का क्या दिया है, स्थिति समय ग्राफ दिया है, मतलब एक्स टी ग्राफ दिया। और मैंने आपको पहले ही बताया था एक्स टी ग्राफ का मतलब क्या होता है, निर्देशांक समय ग्राफ, यानी एक्स टी ग्राफ की बात कर रहे हैं। और निकलवा क्या रहा है, विस्थापन। अब सोचिए जरा, मैंने आपको एक वार्निंग दी थी, जो पढ़ाई के संबंध में वार्निंग थी, किस बात के लिए, कि गलत ना सीख जाए हम। क्या बातें थी वो आप समझ जानते हैं, वो बातें ये थी कि कई किताबों में विस्थापन समय ग्राफ एक्स टी ग्राफ को मान लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए जरा, यदि विस्थापन समय ग्राफ और स्थित समय ग्राफ समान होते तो ये सवाल क्यों होता। समझ में आया क्या बोला मैंने, हाँ जी, पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि स्थिति समय ग्राफ को आप विस्थापन समय ग्राफ ना समझें। आप एक चीज समझें कि स्थिति समय ग्राफ को आप हमेशा एक्सटी ग्राफ को स्थित समय ग्राफ समझें और विस्थापन समय ग्राफ एक्सटी ग्राफ नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बोला स्थित समय ग्राफ दिया है, आपसे पूछा है विस्थापन। करना क्या है, फिर से
देखो जरा, निर्देशांक के नाम पे सिर्फ क्या इस्तेमाल हो रहा है, एक्स इस्तेमाल हो रहा है, यानी मुझे वाई की बात नहीं करनी है, यानी मुझे डेल्टा एक्स की बात करनी है, मतलब एस एक्स की बात करनी है, यानी मुझे एस एक्स बराबर क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है, मतलब एक्स अंतिम माइनस क्या लिखना है मुझे, एक्स प्रारंभिक। टी बराबर शून्य पर ग्राफ में यदि बात करेगा, टी बराबर कहां पर, शून्य पर बात यदि करनी है, शून्य पर यदि बात करनी है तो मैं एक काम तो कर लेता हूं, टी बराबर शून्य पर, ये ग्राफ यहां पर है का मतलब है एक्स का मान 10 है, तो टी बराबर शून्य लिखा, एक्स प्रारंभिक मुझे मिल गया है कितना, 10 मीटर, क्या मिल गया है, 10 मीटर। टी बराबर कितना बोला है, 2 सेकंड। अब देखो जरा, एक्स का मान यहां पहुंचते पहुंचते जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, 0, का मतलब टी बराबर 2 सेकंड पर एक्स अंतिम जो है वो कितना हो गया है भाई साहब, 0। मेरे से बोला है विस्थापन निकालो, मैं मान यहां पे डालूंगा, एस एक्स बराबर क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा एक्स बराबर एक्स अंतिम का मान क्या है, 0 माइनस एक्स प्रारंभिक कितना है, 10, यानी डेल्टा एक्स का मान कितना हो गया, माइनस का 10 क्या मीटर। ये हो गया मेरा आंसर। मैंने पहले भी बताया था सिर्फ एक्स की बात करेंगे तो अलग से दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है, का मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स का मान कितना हो गया, माइनस 10 मीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है, उसकी दिशा, 10 मीटर क्या बता रहा है, उसका परिमाण। ये हो गया मेरा विस्थापन। देखते जाइएगा, मैंने विस्थापन से संबंधित ये चौथा सवाल कराया, आपको दिखा देता हूं कहां से स्टार्ट हुआ था कि विस्थापन की यदि मैं सवाल की बात करूं तो विस्थापन का सवाल पहला ये था, जो आप एकदम रेगुलर तरीके से हर कोई करा रहा है, पूरे भारतवर्ष में यही चल रहा है। अब इसके पश्चात जो है दूसरा सवाल आया, निर्देशांक दे के रखा हो, उसके मैंने 2 तरीके बताए हैं, ये 2 तरीके हैं, ये पहला वाला मेथड है, ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर क्या है 2, इसमें अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात ये है आपका कौन सा सवाल, तीसरा। तीसरे सवाल में क्या दिया है, जो वस्तु का निर्देशांक है वो खुद समय के साथ कैसा हो रहा है, परिवर्तित, तो कैसे निकालेंगे। चौथा सवाल क्या आया, चौथा सवाल जो है वो यहां पर आया कि आपको क्या दिया है, एक्स और टी ग्राफ यानी स्थित समय ग्राफ दिया है, और उससे क्या निकालना है, मुझे विस्थापन निकालना है। ये 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए कि हम विस्थापन का सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। तो अब विस्थापन के सवाल कहीं और भी बन सकते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं वो अपने को देखने की जरूरत है। अब मैं कुछ बातें आपको बताता हूं कि फिजिक्स के सवाल जब आप करें और आप विस्थापन का यूज करें तो एक बात ध्यान रखें, सवालों में प्रारंभिक बिंदु, ये याद रखना है आपको, प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक ना दिए हों तो उसको क्या मान लेना चाहिए, मूल बिंदु मान लेना चाहिए। क्या मान लेना चाहिए, मूल बिंदु मान लेना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि वस्तु कहीं से स्टार्ट कर रहा है, अपनी गति करना स्टार्ट कर रहा है तो उसको अपने को क्या मान लेना चाहिए, मूल बिंदु एक्स और वाई अक्ष बना लेना चाहिए, निर्देशांक लिख लेना चाहिए, जिससे कि अंतिम माइनस प्रारंभिक को हम उस कंसेप्ट को लगा सकें। जैसे कि मान लीजिए मेरे से बोला, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोला कि एक वस्तु जो है वो इधर से इधर गति कर रही है, ऐसे गई है ए से लेके बी तक, और ये दूरी कितनी दे के रखी है, 10 मीटर दिया है। अब मेरे से पूछा कि भाई विस्थापन निकाल के बता दो। बहुत आसान सा सवाल है, तो करेंगे कैसे, देखना ये देखने में छोटा जरूर लग रहा है लेकिन सारे फसाद की जड़ फिजिक्स में यही है। अब मैंने बोला कि भाई साहब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु यदि दे के रखे हैं आपको, तो आप एक बात समझना कि इसको मैं क्या बना दूंगा इस प्रकार से, इसको ये है ए और ये क्या है बी। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं, इसको बढ़ा लेता हूं, ये मेरी एक्स अक्ष है और ये क्या बना दिया मैंने इधर की तरफ वाई अक्ष। ये मेरा क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु को मैंने अभी बोला था मूल बिंदु, कितना मीटर ये दिया है 10 मीटर। क्या एक्स में है या वाई में है, सिर्फ एक्स में है, तो बी जो है ए से कितना दूर है 10, तो इसका निर्देशांक ले लिया 10,0। अब मेरे से बोला है कि भैया विस्थापन निकालो, तो मैं क्या करूंगा, विस्थापन कहां है, अंतिम माइनस प्रारंभिक निर्देशांक, केवल एक्स में ही बात करें तो प्रारंभिक निर्देशांक एक्स का कितना है 0 और अंतिम निर्देशांक कितना है 10, तो मैं क्या लिख दूंगा सीधा 10 - 0, यानी मेरा आंसर आएगा 10 मीटर। अब किसी के दिमाग में आएगा सर आपने तो यहां पर दिशा नहीं बताई है, वैसे भी दिशा बता सकते हो, छोड़ भी सकते हो, केवल एक एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं, धनात्मक है यानी पॉजिटिव एक्स रहा होगा, अदरवाइज आप इसमें क्या लगा सकते हो, आई कैप लगा सकते हो। इसी प्रकार से मान लीजिए
फिर से विस्थापन पूछा मेरे से और कुछ इस प्रकार से पूछा कि मान लीजिए कि यहां पर एक बना दिया है उन्होंने टावर। क्या बना दिया? टावर बनाया हुआ है। ये रहा आपका मान लीजिए टावर है और इस टावर के लिए ये बोला गया कि इसकी जो ऊंचाई है वो देके रखी है मान लीजिए 40 मीटर, ये देके रखी है। किसी वस्तु को यहां से फेंका गया यानी ये मेरे लिए प्रारंभिक बिंदु है। अब बोला गया है कि वस्तु जब धरातल पर गिर जाए, ये क्या है भाई साहब, इन्होंने बोल दिया धरातल, ऐसा दिया हुआ है। अब धरातल पर गिरने पर उसका क्या निकालना है मुझे? विस्थापन। धरातल पर गिरने में क्या निकाला जाना है? विस्थापन पूछा गया मेरे से। अब ये सवाल है, अब इस सवाल, ये कहीं किसी बड़े सवाल का एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं कि विस्थापन कहां इस्तेमाल होने वाला है। अब ये टावर था, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये वस्तु जो है गई रही होगी कहीं पे। मैं इसके सोल्यूशन की यदि मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, ये रहा मेरा टावर। टावर की जो ऊंचाई देके रखी है वो कितनी देके रखी है? 40 मीटर देके रखी है। अब उन्होंने बोला 40 मीटर दिया है और इसको फेंका गया है ऊपर की ओर, ये है मेरा प्रारंभिक बिंदु। ये भाई साहब गति करेगी, ऐसे गिरने के लिए यहां पे आ जाएगी, ये अंतिम बिंदु हो गया। तो मुझे प्रारंभिक बिंदु पता चल गया और क्या पता चल गया? अंतिम बिंदु। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा पार्ट बता रहा हूं, बहुत आसानी से सीख सकते हो, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये टावर है, ये भाई साहब कितना है? 40 मीटर। ये प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है? अंतिम बिंदु। मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं ऊपर की तरफ क्या मान लूंगा? वाई अक्ष, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्स, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि प्रारंभिक बिंदु को क्या मान के चलना है? मूल बिंदु। अंतिम यहां पे है 0,0 यहां पे लिखा है, तो उससे कितना नीचे हम? 40। अच्छा, वाई में नीचे है, इसका मतलब इसका निर्देशांक लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 0, माइनस का 40। अब मुद्दे की बात यह है कि जो गति हो रही है वो किसमें हो रही है? सिर्फ वाई में। किसमें हो रही है? वाई में। अर्थात मुझसे क्या पूछा जाएगा? एस वाई पूछा जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? अंतिम वाई अंतिम माइनस वाई प्रारंभिक लिखूंगा। वाई अंतिम मेरा कितना है? -40, और वाई प्रारंभिक कितना है भाई साहब? 0। तो मैं क्या लिख दूंगा? -40 माइनस 0, मेरा आंसर आ गया -40 क्या? मीटर। -40 मीटर। यदि मैं इसको सदिश में लिखूं, हालांकि वो आंसर वो भी सही है, यदि मैं सदिश में लिखूंगा तो -40 मीटर तो लिख दिया, और किधर लिख दिया अपन ने? जे कैप। इधर क्या लिखूंगा? 40 मीटर ऐसा लिख देता हूं, माइनस जे कैप अलग से बता दिया। आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विस्थापन के सवालों में हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए। चलिए कुछ और सवाल करते हैं, थोड़े से मिक्स टाइप के सवाल जो विस्थापन के और बन सकते हैं। ये तो फिजिक्स में जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है उसका मैंने तरीका बताया। अब इसी प्रकार से जैसे मान लो आप आगे जाके आप क्या पढ़ने वाले हो? प्रक्षेप। और प्रक्षेप में मान लो एक सवाल में ही ऐसे ही पूछ लिया कि भाई साहब मान लो आपको ये पहले से देके रखा है, ये इस प्रकार से उन्होंने बना दिया पहले से, और ये बोला कि भाई साहब एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। और उन्होंने एक और चीज बना दी कि भाई साहब जो प्रक्षेप है वो कुछ इस प्रकार से गया है। क्या? प्रक्षेप जो है वो किसी इस प्रकार से गया। हालांकि मैं प्रक्षेप गति की बात नहीं कर रहा, मैं बस अभी पढ़ाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। ऐसा कुछ है। अब ये है, मान लीजिए आपको 0,0 यहां पे दे के रखा है, और ये बिंदु का नाम दे दिया है उन्होंने ए, और ये बिंदु दे दिया है उन्होंने भाई साहब क्या है? बी। वस्तु जो है ऐसे गति करती हुई गई है। अब बोला कि उन्होंने ऐसा ये भी दे के रखा है, इधर से इधर की दूरी जो है वो कितनी दे के रखी है? मान लीजिए 50 मीटर। उन्होंने बोला है कि अब वस्तु का क्या बता दो भाई साहब? विस्थापन। गति क्या हो रही है उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, विस्थापन मेरे से पूछा गया है। मतलब क्या पूछा गया है? डेल्टा आर सदिश पूछा गया है। मैं क्या बोलूंगा भैया? प्रारंभिक बिंदु ये है, और ये कौन सा बिंदु है? अंतिम। प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक पता है, तो मैं अंतिम बिंदु का निर्देशांक भी ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या है भाई साहब? 0,0। कितना दूरी है? 50। यहां पर 50 लिखूंगा। वाई में तो मैं वाई में ऊपर नीचे तो है ही नहीं कुछ भी, तो ये कितना हो गया भाई साहब? 0। ये है अंतिम और ये क्या है? प्रारंभिक। अब मैं डेल्टा आर सदिश लिखने की कोशिश करूंगा, तो चूंकि मुझे यहाँ 2 दिख रहे हैं, वहां भी 2 निर्देशांक दिख रहे हैं, हालांकि वो है एक ही, लेकिन वो 2 निर्देशांक होने की वजह से मैं क्या लिखने की कोशिश करूंगा? एक्स अंतिम माइनस एक्स प्रारंभिक लिख दूंगा आई कैप, प्लस क्या लिखूंगा? वाई अंतिम माइनस क्या लिखूंगा? वाई प्रारंभिक क्या लिखूंगा मैं? जे कैप। एक्स अंतिम देखें तो कितना लिखा हुआ है भाई साहब? 50। माइनस क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में देखें तो कितना है? 0। इधर क्या लिख दिया अपन ने? आई कैप। वाई अंतिम कितना है भाई साहब? 0। वाई प्रारंभिक कितना है? 0। ऐसा अपन ने जे कैप में लिख दिया। मेरा फाइनल आंसर दिखा तो कितना आ गया? 50 का
आई कैप ये हो गया मेरा डेल्टा आर सदिश, और इकाई भी अपन मेंशन करते हैं तो ये कितना है भाई साहब मीटर में है। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। यानी विस्थापन निकालने का मेरे को अब बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि एक सवाल और करके देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला किसी वस्तु का स्थिति सदिश आर सदिश बोला है निम्न प्रकार से दिया जाता है, ऐसा आपको देके रखा है। क्या दिया है? आर सदिश का मान जो है वो दिया है कॉस ओमेगा टी आई कैप धन साइन ओमेगा टी जे कैप, जहां पर ओमेगा जो है वो दिया है कैसा? नियत। ओमेगा जो है वो नियत है और टी जो है उसके बारे में बोला है समय है। अब आपसे बोला है कि इसका क्या निकालना है? वस्तु का क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। कब निकालना है? टी बराबर 0 सेकेंड से टी बराबर पाई बटा 2 ओमेगा सेकेंड तक, इनके बीच में पूछा है कि विस्थापन क्या होगा। तो अब देख के सवालों को डरना थोड़ी है यार, अपने को तो यही चीज पता है। उन्होंने तो बड़ा रेडीमेड काम किया है। ये क्या दिया है उन्होंने? स्थित सदिश। ये रहा स्थित सदिश। चलो अपना तो रेडीमेड काम हो गया, स्थित सदिश अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। निम्न प्रकार से दिया है ये कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। पता नहीं भगवान जाने क्या लिखा है, अपने को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जरूर पता चल गया कि स्थित सदिश जो है वो समय के साथ परिवर्ती है। ओमेगा तो नियत दिया है, चलो अच्छी बात है। टी क्या है? हमारा समय। सब कुछ नोन चीजें हैं, मतलब जो हमें से पहले से ज्ञात है। निकालना क्या है? विस्थापन। आर सदिश दिया, तो विस्थापन यदि पूछा गया है नियत सदिश बराबर, यानी क्या पूछा? डेल्टा आर, मतलब आर अंतिम माइनस क्या करना है मुझे? आर प्रारंभिक। ये करना है। टी बराबर 0 से लेके क्या बोला है? टी बराबर पाई बटा 2 ओमेगा के बीच में 2 समय दिए हैं। इसका मतलब ये इस क्षण से लेके इस क्षण के बीच में विस्थापन निकालना। सही बात है, विस्थापन 2 बिंदुओं के बीच में होना चाहिए, मतलब 2 समय के बीच में होना चाहिए। प्रारंभिक समय कितना दिया है? टी बराबर 0। तो इसको हल करने जाऊंगा मैं, इसको यदि मैं हल करने जाऊं तो पहले मैं लिख लेता हूं आर सदिश कितना दिया हुआ था? कॉस ओमेगा टी आई प्लस क्या लिखा हुआ है बच्चा? साइन ओमेगा टी क्या लिखा हुआ है? जे कैप। टी बराबर 0 मेरा प्रारंभिक, यदि मैं टी बराबर 0 डालूंगा, प्रारंभिक समय डालूंगा तो आर प्रारंभिक आएगा, यानी आर प्रारंभिक का मान निकालने जाऊंगा, टी बराबर 0 डाल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1, यानी ये क्या बन जाएगा? आई। साइन 0 तो 0 ही होता है, तो 0 जे कैप का मतलब हो गया आर प्रारंभिक का मान हो गया है आई कैप। ये हो गई बात खत्म। अब इसके पश्चात क्या बोला है? टी बराबर कितना बोला है? पाई बटा 2 ओमेगा सेकंड है। तो आर सदिश तो मुझे पता है, अंतिम यदि समय डालूंगा तो अंतिम जो है मेरे पास स्थित सदिश आएगा, तो यानी आर अंतिम का मान निकालूंगा और टी का मान ये डालना है। तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस ओमेगा टी का मान कितना है भाई साहब? पाई बटा 2 ओमेगा क्या? आई कैप प्लस क्या लिखूंगा? साइन, फिर क्या है आपके पास? ओमेगा। टी का मान कितना है? पाई बटा 2 ओमेगा क्या लिख दिया मैंने? जे कैप। ओमेगा से ओमेगा खत्म हो गया तो ये क्या बन जाएगा? कॉस पाई बटा 2 आई कैप धन साइन, ये ओमेगा से ओमेगा खत्म हो गया तो कितना आएगा? पाई बटा 2 क्या है? जे कैप। ये मेरा हो गया अंतिम स्थित सदिश। अच्छा, पाई बटा 2 तो आपको पहले से पता होना चाहिए कितना होता है? 90 डिग्री। ये रेडियन में लिखा है, ये डिग्री में लिखा है। 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। कॉस 90 का मान क्या हो जाता है भाई साहब? 0। तो ये 0 आई कैप हो गए। साइन 90 कितना होता है? 1, तो यानी ये 1 जे कैप हो गए, यानी ये कितना आ गया भाई साहब? जे कैप। तो आर अंतिम कितना आ गया है? जे कैप के बराबर। अच्छा, मुझे चाहिए क्या था बेटा? ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे चाहिए था कि विस्थापन निकाल के बताया जाए। विस्थापन निकालना है मतलब डेल्टा आर सदिश निकालना है, मतलब आर अंतिम माइनस मुझे आर प्रारंभिक सदिश चाहिए। आर अंतिम का मान यदि आप देखोगे, आर अंतिम कितना आया है? जे कैप। आर प्रारंभिक देखोगे तो कितना है भाई साहब? आई कैप। और इसको मैं अंतिम में लिख दूंगा किसमें है? मीटर में। ये मेरा आंसर हो गया, जो कि मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि आप जो है आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा छोड़ सकते हो। ये मेरा आंसर एकदम सही परफेक्ट आंसर है। ये मेरा पहला तरीका हो गया।
दूसरा, इसी का मुझे यदि परिमाण वगैरह निकालना है तो मैं डेल्टा आर सदिश का क्या निकालूंगा, परिमाण का मतलब क्या लिखूंगा, आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर धन जे के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई साहब, √2 मीटर, यानी ये कितना आ गया, मेरा परिमाण आ गया, विस्थापन का परिमाण, ये विस्थापन का क्या देगा, परिमाण। अब मुझे क्या चाहिए थी, दिशा। यदि मुझे इसकी दिशा निकालनी है, मतलब इसका मुझे क्या निकालना है, इकाई सदिश। इकाई सदिश कैसे निकालते हैं कि सदिश ऊपर रहता है और उसको अपन विभाजित करते हैं किससे, उसके परिमाण से। तो सदिश तो ये हो गया, सदिश को मैं ऐसे थोड़ा सा तमीज से लिख दूं, -i धन क्या लिख दिया अपन ने, जे, उसका परिमाण कितना आपने बोला था, परिमाण कितना है, √2, और ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। तो मैंने अलग से परिमाण भी बता दिया और साथ में क्या बता दी मैंने, दिशा भी बता दी। चलिए, तो यानी कि हम एक बात तो समझें कि विस्थापन तो हमें कैसे भी निकालना आएगा, मतलब कैसा भी सवाल दे देगा, हम बड़े आराम से विस्थापन को निकाल सकते हैं। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। चलिए, अब आया अपने को पढ़ने वाला पार्ट, कहां से क्या चीज, अब इसके आगे क्या पढ़े यार, इसके आगे आपको पता है इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, दूरी। क्या पढ़ना चाहिए, दूरी। अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा कि दूरी बोलना थोड़ा सा लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूरी का मतलब क्या है, दूरी का एक्चुअल यदि मतलब मैं आपको समझाऊं फिजिक्स में, तो इसको हमें समझना चाहिए। जानते हैं क्या, चली गई क्या दूरी। दूरी केवल ऐसा नहीं है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दूरी फिजिक्स में यदि शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि वो एक्चुअल में यानी वास्तव में कितना दूरी चली गई है, कोई वस्तु कितनी दूरी चली है। तो ये बात ध्यान रखिएगा इसका कि भाई ये जो है कौन, दूरी, ये कैसी राशि है, ये राशि है कैसी बच्चा, अदिश राशि है। हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक, हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक। और एक खतरनाक बात भी आपको पता होना चाहिए, क्या, यह कभी भी नहीं, ध्यान रखिएगा, घट सकती है। क्या नहीं हो सकती है, कभी घट नहीं सकती। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि या तो ये बढ़ेगी या फिर क्या रह जाएगी, नियत। अब दिमाग में सर ये समझ नहीं आया, समझ में कैसे नहीं आया, मान लो आप सपोज दैट कि मैं बोला आपको कि जब आप पैदा हुए, पैदा होने से लेके अब तक की उम्र तक कितना तुम चल चुके हो, है ना, आज से 2 साल पहले तक कितना चले होगे और अब तक कितना चल चुके होगे, तो आप हमेशा एक चीज नोटिस करोगे कि वो दूरी तो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका बेहतर तरीका यदि आप देखें कि मोटरसाइकिल का जो डिस्प्ले होता है उसमें एक चीज लगी होती है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो काम है वो क्या बताता है, चली गई क्या दूरी। ध्यान रखिएगा, वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको इस प्रकार से, ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा मीटर 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 ऐसा कुछ, 2344 किलोमीटर, और ये जीरो चल ही रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इस प्रकार से कुछ लिखा होगा। ये क्या बताएगा आपको, ओडोमीटर जो गाड़ी का है वो क्या बताता है, चली गई दूरी, विस्थापन नहीं बताता भाई साहब, है ना, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आई कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। और जो यहां पर छोड़ के रखा है वो जानते हैं क्या है, इसके लिए छोड़ के रखा था कि इसकी इकाई क्या है भाई साहब, मीटर, जिसको आप एमबी लिख सकते हो। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी या तो बढ़ेगी या नियत रहेगी, दूरी या तो बढ़ेगी या फिर नियत रहेगी। दूरी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहे, दूरी का मतलब है चली गई दूरी। अब दूरी को यदि मैं परिभाषित करूं तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, वास्तविक पथ की क्या लंबाई, यानी कि मैं जिस पथ में वाकई चल रहा हूं, जिस पथ में वाकई मैं चल रहा हूं, उसके हर छोटे से छोटे पार्ट की जो लंबाई है उन सबको जोड़ा जाएगा, तो मेरे वास्तविक पथ की, यानी कि जो रास्ता मैंने तय किया है उस रास्ते की पूरी लंबाई को मैं बोलूंगा चली गई
दूरी, यानी कि मेरे से बोला जाए कोई वस्तु यहां से यहां तक ऐसे जा रही है, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है और ये मेरा कौन सा है, अंतिम बिंदु, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दूरी को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो ये जो पूरे पथ की लंबाई मैं अभी यहां पर बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में चली गई दूरी की बात कर रहे थे अपन। तो अब सवाल कैसे बनेंगे इसमें, ये जो पॉइंट मैंने यहां पर बोला है कि यह कभी भी नहीं घट सकती, कभी भी नहीं घट सकती का मतलब या तो बढ़ेगी या नियत रहेगी, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या आई कि ये सारे पॉइंट हमें याद होने चाहिए, और मैं उस सवाल से स्टार्ट करता हूं जो अपन ने विस्थापन के लिए लिया था, कि जहां पर मैंने बोला कि एक वस्तु जो है वो इस पथ में ऐसे चल रहा है, जो वस्तु है वो इस पथ में कुछ इस प्रकार से चल रही है, ए से लेके कहां तक, बी तक, ये आपको पथ दे के रखा है, आर जो है वो क्या है, त्रिज्या। मेरे से ये कहा गया था उस केस में कि विस्थापन बताओ मेरे से, लेकिन इस केस में क्या पूछा है, क्या बताइए, दूरी कितनी चली गई है, दूरी का मान कितना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि इसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का रोल नहीं, मेरा मुद्दा है कि जिस पथ में आप चल रहे हो, जिस पथ में ये वस्तु चल रही है, उस पथ के हर छोटे छोटे पार्ट की लंबाइयों को जोड़ते जाएंगे तो उसके वास्तविक पथ की लंबाई निकल जाएगी, वही उसकी चली गई दूरी है। का मतलब इसको यदि मैं सवाल में, इस सवाल से यदि अपन करें तो ये है ए और ये क्या है, बी, और मेरे यदि पूछा जाए कि भाई साहब, मेरे से यदि पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो मैं लंबाई आराम से निकाल के बताने वाला हूं कि ये मुझे पूरा निकालना पड़ेगा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरा वृत्त जो होता है वो कितना होता है, उसकी परिधि होती है 2 पाई आर, लेकिन ये तो आधा है, तो बटा क्या कर दिया अपन ने 2, यानी ये जो लंबाई है वो कितनी हो गई है, पाई आर के बराबर। ये आर त्रिज्या है, बड़ा आर लिख लेता हूं यहाँ पे। तो यानी कि एक बात समझ में आना चाहिए कि जो इस समय पर पथ की लंबाई, यानी ये परिधि, अर्ध परिधि की बात करें, तो यानी कि दूरी जो है इस समय पर, दूरी का मान कितना हो गया भाई साहब इस सवाल में, पाई आर। मुद्दे की बात क्या समझना है कि थोड़ी देर पहले मैंने कुछ और भी काम किया था इसी सवाल में। क्या किया था वो जरा याद करिएगा आप, कि मैंने आपको बोला था विस्थापन, क्या बोला था मैंने, विस्थापन, और विस्थापन का परिमाण इस केस में जो आया था वो कितना आया था भाई साहब, 2r, और दूरी कितनी आई थी भाई साहब, पाई आर। तो ये हो गई दूरी का मान जो है इसी केस में कितना है, पाई आर। और मेरे से यदि बोले कि दूरी बटा क्या करना है मुझे, ध्यान रखना मैंने विस्थापन नहीं बोला है, मैंने बटे में विस्थापन का क्या लिया है, परिमाण। कई लोग क्या करते हैं, दूरी बटा विस्थापन निकाल देते हैं, बड़े ऐसे लोग बहुत महान हैं, और उन महान लोगों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए, ये वाली दूरी नहीं, हमें उनसे डिस्टेंस यानी कि दूरी बना के रखना चाहिए। किस बात के लिए, कि एक बात सोचो आप, ये कैसी राशि है, अदिश, और विस्थापन का परिमाण भी कैसी राशि है, अदिश। अदिश की तुलना अधिक अदिश से की जा सकती है, इसीलिए मैंने बोला कि कुछ लोग दूरी विस्थापन दोनों लिखते हैं, तो दूरी हो गई अदिश और विस्थापन हो गया सदिश, दोनों की तुलना करनी नहीं चाहिए। हां, विस्थापन के परिमाण की बात करोगे तो वो तो अदिश राशि हो गई, तो क्योंकि दिशा तो हटा चुके हो। तो अब मुद्दे की बात आई, यहां पर देखें तो कितना है भाई साहब, ये पाई आर लिखा है, और ये कितना हो गया 2r, यानी मेरा आंसर कितना आएगा, पाई बटा 2। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, अब इसके पश्चात जो है मेरे से ऐसा पूछा गया, मान लीजिए एक सवाल अब करते हैं दूरी और विस्थापन दोनों से रिलेटेड। जैसे कि मेरे से बोला गया कि एक वस्तु 10 मीटर पूर्व में चलती है, कहां चलती है, 10 मीटर पूर्व में चलती है, फिर अपने बाईं ओर 90 डिग्री से मुड़कर 20 मीटर चलकर रुक जाती है। तो पहला पूछा है आपसे, वस्तु
द्वारा चली गई कुल दूरी। दूसरा पूछा है वस्तु का क्या बता दो आप, विस्थापन का मान, ये बोला गया है। अब इस सवाल में आप थोड़ा सा पेशेंसफुली काम करेंगे तो बहुत आसानी से रिजल्ट आएगा। क्या बोला है वो देखिए जरा, एक वस्तु 10 मीटर पूर्व में चलती है। अब ये कौन सा पूर्व, मैंने आपको बोला था फिजिक्स के सवालों में यदि वो पृथ्वी का पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण के बारे में ना बताएं तो कौन सा वाला लेते हैं अपने सॉल्व करने के हिसाब से। मेरा बोर्ड इधर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा पूर्व, ये भाई साहब क्या हो जाएगा पश्चिम, मेरा जो थोबड़ा है वो इधर है तो ये क्या हो जाएगा उत्तर, और जो ये बैक है, पीठ है, वो क्या हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण। तो मैं पहले वो देख लेता हूं और मैं ऐसे बना लेता हूं हल करने के हिसाब से। तो मैं ये हल करने जा रहा हूं, ये मेरा क्या है पूर्व, ये है उत्तर, ये है पश्चिम, और ये क्या है भाई साहब दक्षिण। और ये भाई साहब हम कहां है मूल बिंदु पे। अब बोला है एक वस्तु 10 मीटर पूर्व में चलती है, तो भैया इनके हिसाब से बना लेते हैं 10 मीटर पूर्व में चलेगी ये वस्तु, अच्छी बात है। फिर अपने बाईं ओर, अब यानी कि मैं सोचो जरा, मैं ऐसे आपको समझाऊं तो ये मेरा पूर्व था, ऐसे मैं चला कितना 10 मीटर इधर के बाद मेरे से बोला बायां, बायां मतलब मेरा तो ये कहलाएगा बायां, ये बायां है इधर, ऐसा इधर इधर। अब बायां इधर है, इससे 90 डिग्री मुड़ गया मैं, ओके 90 डिग्री मुड़कर 20 मीटर चला, मतलब और चला गया, तो इसके हिसाब से बायां तो कहलाएगा ऐसा, तो इसका मतलब इधर चला गया। कितना चला है भाई साहब 20 मीटर और रुक गई वस्तु। का तात्पर्य मुझे सब कुछ बता दिया कि भाई साहब अब मुझे निकालना क्या है, इधर गया मैं कितना 10 मीटर, ऊपर कितना चला गया, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं है भाई साहब, ऐसा गया हूं, ये कितना हो गया 20 मीटर, ये मेरा अंतिम बिंदु और ये क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु, काम खत्म। अब इसके पश्चात जो है पूछा गया है वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी, तो मैंने क्या बोला था पथ की लंबाई, एक्चुअल यानी वास्तविक पथ की लंबाई, तो ये भाई साहब पथ है, ये पथ है, ये पथ है, ये पथ है। तो पहले का आंसर तो मैं बड़े प्यार से लिखूंगा 10 प्लस कितना हो गया 20 बराबर कितना हो गया 30 मीटर, ये क्या आ गई मेरी चली गई कुल दूरी, काम खत्म। सेकंड क्या बोला है आपसे विस्थापन, वाह भाई विस्थापन तो बना देते हैं यार, विस्थापन पूछा है तो विस्थापन का मान कहां से कहां कैसे निकालेंगे अपन, यहां वापस बना लेता हूं मैं, ये हो गया, फिर इसके पश्चात ऐसा हो गया, ये कितना है 20 मीटर, ये कितना है अपने पास 10 मीटर, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है अंतिम। तो अब मेरे से बोला गया था कि भैया इसका मान निकाल के बताओ, तो विस्थापन निकाल रहा हूं यार, आपके सामने निकाल रहा हूं, प्रारंभिक से अंतिम को जोड़ने वाला रेखाखंड और दिशा ऐसी, प्रारंभिक से अंतिम, अच्छी बात है। यानी ये मेरे को क्या बता रहा है, ये है वस्तु का विस्थापन। अब मुझे इसका क्या चाहिए परिमाण, अच्छा ये 90 डिग्री तो था ही, तो परिमाण निकालने के लिए मैं अलग चित्र बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं किसके लिए, विस्थापन का क्या निकालना है मुझे परिमाण। तो मैं परिमाण के लिए जरा देखना, अब चित्र में कुछ परिवर्तन है ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है 10 मीटर, ये क्या लिखा है मैंने 20 मीटर, और ये है मेरा विस्थापन एस बस लिखा है, दिशा नहीं लिखी। इन दोनों चित्रों में अंतर क्या है, इसमें सदिश है सदिश है सदिश है, और मैंने परिमाण निकालने में देखो दिशा उड़ा दी है। मोस्टली बच्चे यहीं से निकाल लेते हैं भाई साहब, प्लीज ध्यान रखिए ये सदिश है, पाइथागोरस वगैरह मत लगाया करो उधर जाके, कहीं गड़बड़ हो जाए। इधर देखें अपन तो सदिश की वो अदिश की बात कर रहे हैं, यहां से दिशा गायब कर दी है। तो मैं क्या लिख दूंगा, बड़े प्यार से लिख सकता हूं, एस बराबर लिख सकता हूं कितना 10 का वर्ग धन क्या लिख दूंगा मैं 20 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 प्लस कितना लिखा बेटा 400, यानी कितना आ गया रूट के अंदर कितना आ गया 500, मतलब 10 रूट 5 क्या मीटर, ये आ गया मेरा विस्थापन का परिमाण। अब मेरे से पूछा भैया विस्थापन है तो उसमें दिशा भी होगी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर थीटा, यानी ये भी क्या होगा भाई साहब थीटा, ये मुझे पता है ये मुझे पता है, तो मैं क्या लिख दूंगा tan थीटा लंब बटा आधार, यानी कि 20 बटा क्या लिख दूंगा मैं 10, यानी tan थीटा का मान कितना आ जाएगा 2, यानी थीटा बराबर क्या आएगा tan इनवर्स क्या लिख दूंगा 2। तो ये थीटा मेरे को दिशा बताएगा, और ये मैंने क्या लिख दिया है मैंने था ऐसा आया था, और ये कोण कितना बना था थीटा। एस का मान, ये परिमाण देखो दिशा नहीं लिखी है मैंने, यहां पर परिमाण लिखा है कितना आया था 10 रूट 5 मीटर। तो एस सदिश लिखना है। अब ऐसे सदिश लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आई कैप जे कैप में भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर पूर्व और प्रश्न में पूर्व और किसकी बात कर रहा था
पूर्व की बात कर रहा था, उसके बाद बाएं दिशा में बात कर रहा था। इसका मतलब है कि मुझे आई कैप जे कैप के अलावा किसी और तरीके से आंसर बताना चाहिए। अब पूर्व बता ही दिया था, इसका मतलब हिंट दे दिया था कि कैसे पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के रूप में मुझे आंसर बताना है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ऐसा आपको सीख लेना चाहिए, सवाल का मतलब यही निकलता है। तो अब सोच के देखिए, मैं तो यहां पर क्या लिखूंगा, जब इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर क्या लिखा जाता है भाई साहब, परिमाण, और इधर क्या लिखी जाती है अलग से, दिशा। तो परिमाण कितना निकाला है आपने, 10√5 क्या मीटर। दिशा लिखना है तो थीटा का मान आपने लिखा था, थीटा बराबर क्या है भाई साहब, tan इनवर्स 2, ये लिख दिया। ये थीटा बनाया किससे है, पूर्व से बनाया है उत्तर की ओर। जिससे बनाया जाता है, किससे बनाया है, पूर्व से बनाया है उत्तर की ओर, तो जिससे बनाते हैं उसे लास्ट में लिखा जाता है। किससे बनाया था, पूर्व से, इसलिए उसको लास्ट में लिखा। किसकी तरफ बनाया है, तो वो लिख दिया अपन ने नॉर्थ, यानी कि क्या लिखा, उत्तर। और यदि हिंदी में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, उत्तर, और इधर क्या लिख सकते हैं अपन, पूर्व। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, ये है भाई साहब उत्तर और ये क्या हो गया, पूर्व। ऐसा अपने को उत्तर बताना चाहिए। तो अपन ने दूरी भी निकाल ली और साथ में क्या निकाल लिया अपन ने, विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए मुझे उसका क्या बताना पड़ा, परिमाण भी बताना पड़ा, और साथ में क्या बनाना पड़ा अपने को, साथ में क्या बताना पड़ा, उसकी दिशा। तो विस्थापन और दूरी की मैं सवाल कर रहा था और आपको सिखा रहा था, और अब कुछ ऐसे सवाल भी करने हैं जो आपको यह बता सकें जिसमें दूरी का विस्थापन के परिमाण से तुलना की जा सके। मैंने कुछ एक चीजें आपके लिए सोची हैं, वो देखिए जरा। कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पे बना रहा हूं, जरा देखिएगा। एक वस्तु इधर से इधर गई, ये है मान लो ए, और ये क्या है भाई साहब, बी, ऐसा दिया है। और ये जो दूरी आपको दे के रखी है, मान लो कितना दे के रखी है, डी। इसमें यदि मेरे से पूछा जाए कि भाई साहब विस्थापन आप बता दीजिए, तो विस्थापन यदि मैं बात करूं तो विस्थापन जो है वो डी है, और इधर की तरफ आई कैप, तो मैंने आंसर लिख दिया। इसमें मेरे से पूछा जाए कि विस्थापन का परिमाण कितना है, तो मैं बड़े प्यार से दिशा को उड़ा दूंगा, मेरा आंसर आ गया। चलिए, अब मेरे से पूछा गया चली गई दूरी कितनी है, तो मैं दूरी भी बड़े प्यार से बोल दूंगा, सीधा सीधा है, पथ की लंबाई कितनी है भाई साहब, डी, ये मेरा आंसर आ गया। सारे काम हो गए। देखते आइएगा, मैं सारी तुलनाएं यहां पर करने वाला हूं, और उसको समझाने का आपको परिप्रेक्ष्य भी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा किया। अब मेरे को बोला कि मान लो कि ऐसी स्थिति है कि वस्तु जो है ए से बी गई, और फिर वस्तु जो है ऐसे लौट के आ गई। ये जो मुड़ाव तुम्हें दिख रहा है, ये मुड़ाव एक्चुअल में नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। ये एक्चुअल में गया इसी पथ में और लौटा भी उसी में, वो लौटते समय आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। ये डी है और ये भी क्या है भाई साहब, डी। अब बोला है कि पूरी गति के दौरान, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरी गति के लिए, जब तक वो गति कर रहा था, अर्थात ए से बी गया और बी से ए, मतलब ए से वापस पहुंच गया ए पर, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो गए, समान। अब मेरे से पूछा गया कि भाई साहब क्या बता दीजिए आप, क्या विस्थापन। अच्छा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कैसे हो गए समान, और एक्स अक्ष में आप गति कर रहे थे, तो अंतिम बिंदु का निर्देशांक और प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक कैसा है, समान, यानी विस्थापन क्या हो गया है भाई साहब, शून्य। क्या हो चुका है, 0। अब मेरे से पूछा गया भाई विस्थापन का परिमाण बताओ। अरे यार, विस्थापन खुद ही क्या हो गया है, 0। वैसे मैं 0 बोलना नहीं चाहिए, मुझे शायद बोलना चाहिए था क्या, 0 सदिश। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो उसे सदिश को सदिश से ही तुलना करना चाहिए। अरे यार, मनुष्य की तुलना मनुष्य से करेंगे, देवताओं की तुलना देवताओं से, और सदिश की तुलना किससे करेंगे अपन, सदिश से करेंगे। अदिश की तुलना अदिश से करेंगे। अरे यार, आपकी तुलना पेड़ से कैसे हो सकती है, मेरी तुलना जो है वो पहाड़ से कैसे हो सकती है, जरा सोच के देखो, है ना। डायमेंशन भी चेक करना है, वो आगे की बातें हैं, लेकिन पहले तो अपन ये भी देख लें, विस्थापन से तुलनीय है। चलिए खैर, एनीवेज, विस्थापन का जो परिमाण है वो कितना है इस केस में, 0। अब मेरे से पूछा गया है कि दादा इसमें चली गई दूरी भी तो बता दो, तो यहां से यहां जाने में कितना चला, डी, लौटने में चला डी। एक बात बताओ, दोनों में चली गई दूरी की बात यदि करें अपन, तो इधर डी चला और वापस भी कितना चला, डी, तो कितना हो गया भाई साहब, 2D, यानी चली गई दूरी कितनी हो गई, 2D के बराबर। अच्छा, विस्थापन कितना हो गया है, 0। अब यहां देखोगे दूरी बढ़ गई, दूरी बड़ी हो गई किससे, विस्थापन के परिमाण से।
मैं विस्थापन से दूरी की तुलना नहीं करने वाला हूं, कोशिश भी मत करना। चलिए अब एक और इसी में बना लेते हैं कि और कौन सा केस हो सकता है। मतलब सारे केसेस मैंने बना दिए, एक लास्ट केस और है वो अपने को बनाना है। मैं बोला कि ये भाई साहब इधर गए, अच्छा ये क्या है ए, ये क्या हो गया बी, चलिए यहां से भाई साहब लौटे 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 और यहां पहुंच गए, ये क्या हो गया सी, यहां तक पहुंच गए अंकल जी। अब सोचो ये है अंकल डी, ये है डी और ये भी क्या है डी, ये मेरा। अब मेरे से बहुत कुछ पूछ लिया यार, पूछा क्या विस्थापन बताओ, चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। बोलेंगे सर ये तो अपन भूल जाएंगे यार, ऐसे आप करा रहे हो। तो कोई नहीं भूल रहे यार, देखो तो सही आप। मैंने बोला था प्रारंभिक बिंदु को क्या मान लेना है आपको, मूल बिंदु यानी 0,0। अच्छी बात है, ये है मेरा ए और ये क्या है भाई साहब डी, ये बी है, ये डी है, ये डी है और ये भी क्या है डी। अच्छा ये एक्स अक्ष की बात कर रहा था मैं, यहां से कितनी दूरी है डी, यानी ये निर्देशांक क्या हो जाएगा -d,0। ये था सी, ये मेरा अंतिम बिंदु है। यानी प्रारंभिक से लेके यहां तक जाना है, यानी ये सी बिंदु तक की बात कर रहे हैं, अंतिम निर्देशांक लिख लिए। अब मेरे से पूछा है विस्थापन बता दो प्लीज, तो विस्थापन मैं लिखूंगा अंतिम निर्देशांक माइनस प्रारंभिक, मतलब -d,-0 बराबर कितना आ गया माइनस का डी। चलिए अच्छी बात है। अब मेरे से एक और चीज पूछ ली, क्या पूछ ली भाई साहब, दूरी कितना चला, दूरी जो है वो कितना चला। दूरी देखेंगे तो ये है डी, वापस लौटा डी, गया इतना इधर डी, तो कितना कुल पथ की लंबाई जो है कितनी हो गई 3d। अब मुद्दे की बात समझिएगा, यहां पर मैं बोलूं कि विस्थापन डी, अब विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण देखूंगा तो कितना हो जाएगा डी के बराबर। चलिए साहब 3 केस क्यों लिए थे, अब आपको थोड़ा सा राज जो है खोल के बताता हूं कि राज क्या था। राज ये था कि इसमें विस्थापन का परिमाण और दूरी का परिमाण बराबर है। यहां पर आप देखेंगे तो दूरी जो है वो ज्यादा है, दूरी ज्यादा है किससे, विस्थापन से। इधर भी देखूं यदि इस केस में भी, तो दूरी ज्यादा है किससे, विस्थापन से, विस्थापन के परिमाण से। दूरी ज्यादा है किससे, विस्थापन के परिमाण से। अर्थात क्या सीखा आपने कि भाई साहब दूरी जो है वो विस्थापन के परिमाण के या तो बराबर होगी या फिर उससे हमेशा बड़ी होगी, किससे, विस्थापन से। फिर गच्चा खा गए, अरे भाई विस्थापन के परिमाण से। अर्थात एक बात तो समझ में आनी चाहिए, फाइनली जो आपको याद होना चाहिए कि दूरी बड़ी या बराबर, बड़ी या बराबर। क्या लिखूं मैं यहां पर, क्या लिखा, विस्थापन। यही पढ़ा था ना आपने दूसरे चैनल में और दूसरी किताबों में, है ना, बड़े बड़े महान लोगों की किताबों में। यार कुछ लोग अच्छा भी लिखे हैं यार, ऐसा नहीं है सब लोगों ने गलत पढ़ाया है, अपन सही पढ़ लें। दूरी बड़ी या बराबर है किससे, हाँ गलत है वो, इधर क्या लिखा मैंने, विस्थापन का परिमाण। तो विस्थापन का परिमाण की तुलना दूरी से की जा सकती है, मगर ध्यान रखिएगा विस्थापन की तुलना दूरी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विस्थापन सदिश है और दूरी अदिश राशि है। आप परिमाण तुलना कर सकते हो, इसका ख्याल जरूर रखना। और ये चीज हमेशा आपको याद होना चाहिए भी, प्लीज इसका ख्याल रखें। आप थोड़ा सा रंग जो है बदल लेते हैं, अपना नहीं, इन डिजाइन का, है ना, अपना रंग तो एक ही है, किसका, सिलेक्शन का, ध्यान रखिएगा। है जी अंकल। चलिए कुछ और करके देखते हैं, क्या करें, कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। पहले ये अपन डिस्कस कर लें कि दूरी जो है हमेशा किससे, विस्थापन के परिमाण से हमेशा क्या होगी, बड़ी या बराबर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा तो समझ में आता है, बराबर कब होगा वो अपन ने देखा था, एक बार चेक कर लेते हैं। बराबर कब था यार, बराबर यहां था। आप बराबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर बराबर वाला केस क्यों बोल रहे हो, इसलिए बोल रहा हूं यदि आपके दिमाग में यानी कि 10 बच्चे लिए जाएं और 10 बच्चों में से यदि मैं ये सवाल पूछूं कि दूरी और विस्थापन कब बराबर होते हैं, तो जानते हैं 9 लोग उत्तर दे देंगे, सरल रेखी गति होना चाहिए। अरे मैं तो कह रहा हूं सरल रेखी गति होनी नहीं चाहिए या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उस पे बाद में जाओ, पहले सवाल तो सुन लेते। किसकी तुलना करवा दी मैंने, दूरी और विस्थापन की। सवाल ही गलत है, क्या तुलना करना चाहिए फिर, दूरी और विस्थापन का परिमाण कब बराबर होएगा। यहीं पे तो अभी यही चीज आपको समझाई बेटा कि भैया यहां क्या लिखा है, दूरी
इससे तुलना कर रहा हूं विस्थापन के परिमाण से। दूरी बड़ी या बराबर है किससे? विस्थापन के परिमाण से। मैंने ये पूछा दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर कब होता है। तो यदि मैं ये सवाल पूछ ही लूं आपसे, मान लीजिए कि दूरी और विस्थापन का परिमाण कब बराबर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सरल रेखीय गति हो तो। अच्छा, ये चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं अभी? ये जो अभी ये सब डिजाइन बनाया है, ये कौन सी गति है? कौन सी? ये सारी की सारी सरल रेखीय गति है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा मुड़ा नहीं है, उसी में है वो अलग से बनाया जरूर है मैंने। कौन सी गति है ये? सरल रेखीय गति की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसका मतलब सब तीनों सरल रेखीय गति हैं। तो आपका कहना या किसी व्यक्ति का कहना कि सरल रेखीय गति होगी तो विस्थापन का परिमाण और दूरी बराबर होंगे, ये तो गलत हो गया। तो आप नोटिस तो करो इसमें कि इसमें ऐसा क्या है जो आप पकड़ पाओ। देखो जरा, आप देखो इसमें इधर तीर का निशान है, इसमें देखो तीर का निशान इधर है और फिर इधर है। ओहो, इसमें देखो तीर का निशान इधर है और इधर है। तो इन दोनों में आप देखो दूरी बड़ी हो गई है। इसमें दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर है। क्या अंतर है जानते हैं? दिशा समान है। क्या समान है? दिशा। यानी कि गति की दिशा यदि परिवर्तित ना हो, किसकी? गति की दिशा यदि परिवर्तित ना हो तो विस्थापन का परिमाण और दूरी दोनों बराबर आएंगे। का मतलब यह लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको आप कमजोर मत समझिएगा, बहुत खतरनाक चीज है ये। खतरनाक इस मसले पे है कि मैंने आपको बोला कि दूरी बराबर लिखा है क्या? विस्थापन का क्या परिमाण। ये कब? ये हाँ, क्या कब? तो हुक्म, ये कब है आप जानते हैं? सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है। सरल रेखा वाला तो जो पटाखा था वो तो फुस हो गया, तो सरल रेखा तो बोलना नहीं है। तो अपने को क्या याद रखना है? दूरी और विस्थापन का परिमाण सिर्फ एक ही केस में सही हो सकता है। क्या बोला? गति की दिशा समान रहनी चाहिए। तो क्या लिखा? गति की दिशा समान, क्या लिखा? रहे। अब गति की दिशा का निर्धारण कौन करता है? अच्छा, मैं। मैं नाम की कोई चीज नहीं है, न तुम नाम की कोई चीज है। हमारा गोल फिक्स है। नीट 2027 में भयंकर परिणाम आपके शानदार वाले रैंक के साथ, सिलेक्शन के साथ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ, एम्स के साथ और बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपके पहुंचने का लक्ष्य है। और कल क्या बोला था मैंने? ईर्ष्या होनी चाहिए। क्या बोला था मैंने? ईर्ष्या होनी चाहिए। किस माध्यम से? इंग्लिश मीडियम से। हम कौन सा मीडियम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं हिंदी मीडियम। मैं क्या क्या पढ़ाता हूं? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जिसको भारतवर्ष में इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। हार्डकोर इंग्लिश मीडियम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है ना? तो मैंने फिर से बोला, अपने को क्या करना है? परफॉर्म करना है। परफॉर्म कब करेंगे? जब हम सही पढ़ेंगे। वापस बोल रहा हूं, दूरी और विस्थापन का परिमाण जो है बराबर कब होगा? विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर कब होगा? तो आपको क्या याद रखना है? गति की दिशा समान होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न आया कि भाई साहब, गति की दिशा का निर्धारण कौन करेगा? गति की दिशा का निर्धारण कौन करेगा? हमारे पास दो ही ब्रह्मास्त्र हैं। कौन कौन से? वेग और त्वरण। अच्छा, तो एक बात बताओ, गति के लिए स्थिति में क्या था? परिवर्तन। एक स्थिति में परिवर्तन का मतलब था x का समय के साथ परिवर्तन, मतलब dx/dt। और dx/dt आगे जाके क्या बनने वाला है? वेग। वहां त्वरण का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब है गति की दिशा कौन निर्धारित करेगा? सिर्फ और सिर्फ वेग। का मतलब गति की दिशा समान रहे का मतलब वेग सदिश की दिशा ना, क्या लिखा? बदले। मैंने ये नहीं बोला कि वेग सदिश का परिमाण ना बदले, मैंने बोला दिशा नहीं बदलनी चाहिए। मैंने स्कूटर खरीदा, बड़े प्यार से बैठा। अरे बड़े प्यार से खरीदा नहीं, खरीदा और बड़े प्यार से बैठा। स्कूटर यूं ऐसा और मैं सीधा जा रहा हूं, तो वेग मेरा किधर है? इधर की ओर। मैं सीधा जाता जाऊंगा, कहीं भी नहीं मुड़ूंगा, एक तिल मात्र का भी नहीं मुड़ने वाला। इसका मतलब मैं सीधे यदि जा रहा हूं
तो जितना मैं दूरी चलता जा रहा हूं मेरे विस्थापन का परिमाण भी उतना ही रहेगा। मैं चाहे कितना भी स्पीड बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं? स्पीड, क्योंकि त्वरण बढ़ा दिया, त्वरण किधर कर दिया? अरे भाई साहब मैंने बोला दिशा समान रखनी है, दिशा समान रखनी मतलब वेग की दिशा समान रखनी है बस। किसकी? वेग की। वेग की क्या नहीं परिवर्तित होना चाहिए? दिशा। परिमाण परिवर्तित करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप स्लो चलो फास्ट चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बोला मैंने, दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर कब होंगे? जब वेग सदिश की दिशा ना बदले। कभी भी उत्तर देना है तो कतई ये उत्तर मत देना कि सरल रेखा में चलना चाहिए। अरे भाई ऐसा है, सरल रेखा में चल के वापस आ गया तो सब गड़बड़ हो गया। समझ में आया? तो ये चीज अपने को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, यहां तक पहुंच गए यार, बहुत शानदार काम कर चुके हैं और बड़े अच्छे लोग हैं अपन, समझ रहे हो? बहुत धांसू काम कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो है पर्याप्त पढ़ चुके हैं यार। अब क्योंकि अब बात करेंगे अपन औसत वेग, औसत चाल की बात करने वाले हैं, जो कि अपन पढ़ेंगे कब? कल, है ना? तो वहां से शुरू कहानी होगी किसकी? और भी चीजों की। तो आपको लग रहा होगा कि आपने सर पहले विस्थापन पढ़ाया है, फिर दूरी पढ़ाई है, तो इसका मतलब है पहले सदिश पढ़ाया है, फिर क्या पढ़ाया? आपने अदिश पढ़ाया है। तो अच्छा, जाने के पहले मुझे एक दिमाग में थॉट आ रहा था कि यार सब कुछ कर लिया लेकिन एक छोटा सा पॉइंट रुका हुआ है। जानते हो कौन सा पॉइंट? वो मैं आपको बताता हूं। एक छोटा सा पॉइंट रह गया है। मेरे को बस लालच आया कि उसको भी पूरा करा दूं तो कितना अच्छा रहता। हाँ यार सही बात है। एक सवाल करके देखो जरा आप, देखो कौन से सवाल की बात कर रहा हूं। ये सवाल है, ये सवाल रह जाएगा। बड़ा खूबसूरत सवाल दिमाग में आया अभी अभी, एकदम ताजा ताजा। इसको अपन फटाफट फिनिश कर देते हैं। हाँ जी जी, कौन सा? अरे बता रहा हूं यार, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। कौन से सवाल की बात कर रहा हूं वो देखो। ये सवाल कुछ ऐसा है, कैसा है? ये है भाई साहब दूरी, और ये क्या है? हाँ, समय। ये भी क्या है? दूरी, और ये क्या है? ये समय। ये मेरा ट्रेडमार्क स्टाइल है ना? दूरी, और ये क्या है? समय। अरे भाई साहब ये भी क्या है? दूरी, और ये क्या है भाई साहब अंकल जी? समय, और ये भी दूरी और ये समय। मैं दूरी समय ग्राफ की बात कर रहा हूं। आपको बताना है कौन से ग्राफ संभव है और कौन से ग्राफ संभव नहीं है। तो दादा भाई ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा ऐसा डिजाइन बनाई है, और डिजाइन बनाई दी है, तो फिर मैंने ये बोला कि ये ग्राफ ऐसा है यार। हाँ, और फिर बोला है कि ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, बताइए। फिर इसके पश्चात बोला है कि दूरी जो है ऐसी। इसके पश्चात जो है आपसे बोला गया ऐसी। इनमें से बोला है कौन सा ग्राफ संभव है और कौन से ग्राफ संभव नहीं है। दूरी का तात्पर्य फिर से बोला, फिजिक्स में दूरी का मतलब होता है चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी की बात कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, टी बराबर जीरो पर चली गई दूरी कितनी है? जीरो, सही बात है। फिर समय बढ़ता जा रहा है और दूरी भी बढ़ती जा रही है। फिर दूरी यहां पहुंच के क्या हो गई? नियत हो गई, यानी कांस्टेंट हो गई, समय बढ़ता गया। ऐसा कब हो सकता है? एक काम करो, घर से आप बाहर निकलो, खूब घूम फिर लो, और एक जगह पे जाके जो है ना बीच चौराहे में जाके बैठ जाओ, 2-3 घंटे बैठे रहना। तो एक बात बताओ मुझे कि आप घूमते हुए आए, घर से निकले, तो आपकी दूरी लगातार क्या होती गई? बढ़ती गई, यानी कि चली गई दूरी बढ़ती गई। उसके बाद आप कहां बैठ गए? चौराहे पे जो है ना अनशन पे बैठ गए। आजकल बहुत अनशन चल रहे हैं आज, है ना? कॉकरोच जनता पार्टी के भी चल रहे हैं बहुत सारे अनशन। तो इस प्रकार से मान लो अनशन पे जंतर मंतर पे आप बैठ गए, मान लो आप जंतर मंतर पे यदि आप बैठ गए और वहां पे बैठे हो 2-3 घंटे, तो आप जितना चले थे उतने ही चले रहोगे ना, समय तो रुकेगा क्या? समय बढ़ता रहेगा। तो वही स्थिति यहाँ पे, यहाँ बैठे, उसके बाद फिर जंतर मंतर से आप जो है ना कहां घूम के आ गए? कहां? हरियाणा, राजस्थान, अरे कोटा आ गए मान लो। तो यहां से आप क्या, यहां तक फिक्स थे। इसके बाद क्या हो गया भाई साहब? फिर दूरी चली गई, दूरी जो है वो बढ़ती गई। तो ये ग्राफ संभव है क्या? एकदम संभव है। चलो अब इसके पश्चात बोला है कि टी बराबर जीरो, ये है टी बराबर जीरो से यहां देखें तो यहां से यहां तक दूरी तक क्या होती आ रही है? समय बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही। इसके पश्चात बोल रहा है कि समय बढ़ गया और दूरी घट रही। ऐसा कब हो सकता है? मैंने बोला चली गई दूरी जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? या तो बढ़ना चाहिए या नियत रहना चाहिए, घट नहीं सकती। ये घट रही है, यानी ये क्या है? गलत। अब इसमें देखें, इसमें क्या तमाशे हो रहे हैं? टी बराबर 0 है, दूरी तो ऊपर नीचे हो सकती, दूरी क्या हो गई? नीचे। अरे दूरी नीचे कैसे हो सकती है? निगेटिव तो हो ही नहीं सकती चली गई दूरी। ये कैसी है? महा गलत है। इसका मतलब अब ये देख लेते हैं, टी बराबर 0 पे यहां पर थे हम, अच्छा पहले से पैदा हुए और सीधा उतना दूरी चल ली है। गजब, याद है आपको कुछ बातें बोली थी।
चली गई दूरी और विस्थापन के जितने भी ग्राफ होने चाहिए यार t बराबर 0 पर, शुरू तो वहीं से होने चाहिए। कहां से? जब देखा के बाद आएगा विस्थापन, जब देखा के बाद आएगी दूरी, का मतलब मूल बिंदु से शुरू होना चाहिए। ये तो वैसे ही फर्जी है, इसका मतलब गलत है। और ज्यादा सोचना है, समय बढ़ता गया दूरी घट रही है, पागल थोड़ी हो जाएंगे। चलिए यहां पर देखते हैं, दूरी समय ग्राफ t बराबर 0 पर यहां पर है, समय बढ़ता जा रहा है, दूरी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ओहो, ये तो हमारा फेवरेट है यार, यही तो पढ़ा था। नमस्ते आज के लिए, बढ़िया पढ़ते रहिए बंधुओं। फिर से बोल रहे हूं, आप लोगों से ईर्ष्या करने लगे लोग, तब तक हमें बमचक मचा के रखना है। मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। हिंदी वाले इस बार 2027 में टॉप करेंगे और भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ कंटेंट आपको देने की जिम्मेदारी किसकी है? समझ गए?